हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आप सीडीपी का महा मैराथन देख रहे हैं, किसके लिए? यूपी टेट एग्जाम के लिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ये आपको हेल्प करेगा। एकदम फ्रेश क्वेश्चंस होंगे और 55 क्वेश्चंस हम करेंगे। बट ये 55 क्वेश्चंस कई सौ क्वेश्चंस के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर हमारा फोकस रहता है। बात सही है नहीं? खैर, तो कुल मिला के बात यह है कि अंत तक आपको सारे सवाल करने हैं, क्योंकि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ सेट रखने की कोशिश की गई है और सब कुछ कवर हो जाए, इसी एक क्लास में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, ये कोशिश जो है इसमें की गई है, जो कि आपको दिखेगी भी और आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। उसमें कोई भी दो राय है नहीं। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। यूपी टेट इस बार आपका क्लियर हो, फिर आप सुपर टेट की तैयारी करें मस्त। और आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, पिछले 4-5 सेशंस मैंने यूपी टेट को लेकर के लिए हैं और कोशिश करूंगी कि एक और सेशन कल ले लूं। बट ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, सारे ही सेशंस इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि एक टॉप 50 क्वेश्चंस का एक सेशन लिया था, एक बेस्ट क्वेश्चंस का एक सेशन लिया था जिसमें 50 क्वेश्चन कराए थे। टॉप 50 में क्वेश्चंस कराए थे, वो ज़रूरी हैं, ज़रूर देख लेना उसको। प्रीवियस ईयर उसमें शामिल हैं। ये टॉप 50 के अलावा जो बेस्ट क्वेश्चंस कराए थे, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखने हैं 50-55। फिर उसके अलावा एक मॉक टेस्ट कराया है। उसके अलावा लास्ट क्लास में आपका जो है एक थियरीज के 50+ क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। तो ये मिलाकर के कुछ 200 प्लस 50-55 क्वेश्चन आज करेंगे हम, 250 क्वेश्चन, कुछ 50 के करीब क्वेश्चंस कल करेंगे। तो इससे ज़्यादा सवाल करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर यही आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेते हैं ये 5 से 6 सेशंस पेपर से पहले, तो आपको सीडीपी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते आप ठीक से रिवाइज कर लें। तो जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो, जिन्होंने ना देखा हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत हो, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ये सेशन। आप लोगों के कमेंट्स बता रहे हैं कि आप लोग कितने भूखे थे अच्छी सीडीपी क्लासेस के लिए, एक्चुअल में क्वालिटी कंटेंट के लिए। नहीं तो भरमार तो संख्या की या क्वांटिटी की कमी तो नहीं है दुनिया में, है ना। चलिए, खैर, फिर भी मैं वही कहूंगी, जिसको जहां समझ में आए वहां से पढ़ना चाहिए। मेरे पास जितना समय होता है उतनी मैं कोशिश करती हूँ कि सेशंस लिए जाएं। ये बैचेस हैं करियर वे लैब पे। आगे की तैयारी या सीटेट की तैयारी अगर कोई कर रहा है, या D2+B की पेडागोजी स्पेशल किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो कुछ बैचेस में आपके एडमिशन्स ओपन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, फटाफट से क्वेश्चंस पे आएंगे। अब सारी पीडीएफ्स आपको शेयर कर दी गई हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम लेट्स लर्न स्क्वाड पे जाएंगे आप। लगभग 9 लाख के आसपास लोग हम लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। किसी भी फेक चैनल से प्लीज़ दूर रहिएगा, क्योंकि फिर उसमें कुछ भी ऐसे ही आपको कई बार भ्रामक चीज़ें होती हैं। हम कोशिश करते रहते हैं कि समय समय पे ब्लॉक कराते रहें, बट लोग बना लेते हैं। एनीवे, चलिए, तो पुरानी सारी पीडीएफ आपको रिवीजन के लिए दे दी गई है। रिवाइज जरूर कर लेना ये क्वेश्चंस, बजाय कि नए नए क्वेश्चंस भटकने की जगह जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और जवाब आप देंगे। अच्छे मुश्किल क्वेश्चंस भी अंत तक आते आते आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि कई लोगों को तो पिछली क्लास में मुझे लगा था कि ईजी हैं क्वेश्चंस, बट काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई वो सॉल्व करने में, है ना। चलिए, समझते हैं कहानी क्या है। पहला सवाल आपके सामने है और आप जवाब देंगे पोल में। 52% लोग जो है कह रहे हैं कि ऑप्शन 1 होना चाहिए। समझते हैं क्या है भाई। अ टीचर रिमूव्स अ स्ट्रिक्ट होमवर्क डेडलाइन फॉर अ स्टूडेंट हु कंसिस्टेंटली शोज गुड बिहेवियर। कंसिस्टेंटली shows good behavior in class. The removal of this unpleasant stimulus, ध्यान दीजिएगा, the removal of this unpleasant stimulus to increase good behavior is called। एक शिक्षक उस छात्र के लिए एक सख्त होमवर्क की समय सीमा को हटा देता है कि भाई ये 2 दिन में ही पूरा करना है, या फिर ये अगले दिन मुझे होमवर्क कंप्लीट ही चाहिए। एक डेडलाइन जो है उसको हटा दिया जाता है टीचर के द्वारा बच्चे के होमवर्क या किसी भी एक टास्क को करके लाने के लिए। क्या रीजन है इसमें? क्योंकि अगर बच्चा अच्छा व्यवहार दिखा रहा है, उसका बिहेवियर अच्छा है क्लास में, तो डेडलाइन की जगह उसको एक्स्ट्रा समय दे दिया जाएगा। अच्छे व्यवहार को अब ये किस लिए किया जा रहा है कि डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है या डेडलाइन हटाई जा रही है उस बच्चे के लिए जो बच्चा अच्छा बिहेव करता है क्लासरूम में। रीजन क्या है इसका? जैसे मॉनिटर को कई बार टीचर्स जो है फेवर कर देते हैं, या कह लो कुछ चीज़ों में छूट दे देते हैं। फेवर करना भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि वो सारे काम रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं और उनको रिस्पॉन्सिबल बच्चा देखते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है क्लास के अनुशासन की। तो उसका रीज़न क्या है कि वो चाहते हैं कि वो अच्छा व्यवहार, यानी जो अच्छा व्यवहार है उसमें बढ़ावा हो, इसलिए एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस। अनप्लेजेंट क्या है कि एक समय सीमा पनिशमेंट के तौर पे एक चीज दी गई थी जिसको हम, या एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस था कि ये डेडलाइन है कि आपको जब तक होमवर्क करना ही है, ठीक है ना। तो उद्दीपक को हटाना, अप्रिय उद्दीपक को हटाना, अनप्लेजेंट मतलब
ऐसा उद्दीपक जो प्लेजेंट नहीं है। तो लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी यहीं से आएगी। ट्रिक्स आप कितनी भी याद कर लीजिए, कई बार तो ऐसा होता है जो लोग ट्रिक याद करके चले जाते हैं, ये जीएस से लेके सारे सब्जेक्ट्स में लागू होता है। अगर आप सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे बैठे हैं तो क्या होगा फिर कि आप पेपर में ट्रिक के लिए भी एक और ट्रिक याद करनी पड़ती है, वो बड़े अजीब सी स्थिति हो जाती है। तो ट्रिक्स याद करिए, जहां से मन करे वहां से पढ़िए, जो पढ़ना है वो पढ़िए, बट कॉन्सेप्ट को मत छोड़िए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यदि होगी तो याद रखने की या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, समझ रहे हो। चलो खैर, तो अब यहां पे कहानी क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, पॉजिटिव पनिशमेंट की या नेगेटिव पनिशमेंट की, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। पूछा क्या है हमसे, अ टीचर रिमूव्स अ स्ट्रिक्ट होमवर्क डेडलाइन फॉर अ स्टूडेंट हु कंसिस्टेंटली शोज गुड बिहेवियर इन क्लास, द रिमूवल ऑफ द अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज गुड बिहेवियर। कुछ ऐड नहीं किया गया है, कुछ हटाया गया है ना। और आप में से कितने लोग हैं जो ये जवाब दे रहे हैं, 71% लोग हैं जो फर्स्ट आंसर कर रहे हैं। फिर से पढ़ो एक बार, मैं ये चाहूंगी कि आप फिर से इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो सवाल को, है ना, कि आपको खुद समझ में आए कि गड़बड़ हो कहाँ रही है ना, कि प्रॉब्लम है कहाँ, ये आप समझ पाए। बात सही है या नहीं, फटाफट से बताओ। क्योंकि आप इसको कह रहे हैं ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव कहाँ है ये। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि रीइंफोर्समेंट किसी भी व्यवहार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो। पहले क्वेश्चन में आप सब धराशाही हो गए, मतलब इसमें जो है 65% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। रीजन है, क्या रीजन है, यहां पे कुछ हटाया गया है, एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस को हटाया गया है। अनप्लेजेंट स्टिमुलस क्या था कि डेडलाइन है बच्चे के लिए होमवर्क की, तो वो अनप्लेजेंट है ना। डेडलाइन किसी को भी अच्छी थोड़ी लगती है कि सर पे घंटी जो है लटकी हुई है ना, एक सुई लटकी हुई है, समय चल रहा है टाइम बॉम्ब की तरह, तो वो अनप्लेजेंट थी वो डेडलाइन। और बच्चा अगर अच्छा व्यवहार बढ़ाना कौन सा है, अच्छा व्यवहार बढ़ाना है ना, तो डेडलाइन को फ्लेक्सिबल कर दिया गया, है ना, लचीला कर दिया गया। व्यवहार को बढ़ाने के लिए एक डेडलाइन को हटाया गया है। तो नेगेटिव स्टिमुलस को हटाया गया है ताकि एक पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ सके। मतलब क्या हुआ इस बात का, लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि अगर सीट बेल्ट की, जो आप गाड़ी में बैठते हैं सीट बेल्ट की आवाज आने लगती है आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में सभी में, है ना, तो और अच्छी बात है वो कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो गाड़ी में आवाज आती रहेगी। अब इस अनप्लेजेंट स्टिमुलस को हटाने के लिए आपने कुछ ऐड किया है, समझ रहे हो। अनप्लेजेंट स्टिमुलस हट जाए यानी गाड़ी से आवाज चली जाए सीट बेल्ट की, इसलिए आपने सीट बेल्ट लगाई है। दिस इज नेगेटिव स्टिमुलस, सॉरी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कुछ हटाया गया है ताकि व्यवहार में वृद्धि हो। कौन से व्यवहार में, सीट बेल्ट लगाने के व्यवहार में। तो व्यवहार कौन सा है, सही व्यवहार में वृद्धि हो, इसके लिए डेडलाइन को हटाया गया है। एक चेयर है जो रूम में बहुत आवाज करती है, तो आपके पिताजी ने, माताजी ने वो चेयर को हटा दिया, तो ये आपके व्यवहार में वृद्धि होगी कि आप शांति से बैठ के पढ़ पाएंगे। एक नई चेयर ले आए या वॉटेवर, हो सकता है बाहर से आपके रूम में पंखा है जो बहुत आवाज करता है, बंद कर दिया गया, आप उसे बंद कर देते हैं और बैठ के पढ़ने लगते हैं। खड़े हुए आप, क्योंकि आपको बार बार वो सुई की टिक टिक, आपके रूम में एक वॉल क्लॉक लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है दीवार पे जो बहुत आवाज करती है, और जब आप बहुत ध्यान लगा करके पढ़ रहे होते हैं तो आप उसको बंद करते हैं, है ना, जरूरत पड़ने पे। जैसे मैं जब शुरुआत के दौर में 2016 में जब वीडियोस बनाया करती थी तो वो घड़ी की भी आवाज रिकॉर्ड होती थी पहले, लाइव का तो ये कल्चर बहुत बाद में आया उसके मुकाबले। तो अगर हम देखें तो मैं वो घड़ी मैंने रूम से निकाल ही दी, और आज तक मेरे घर में भी वॉच नहीं है, मतलब वॉल क्लॉक नहीं है, वॉच तो है मेरे पास। तो उसका रीजन यही था कि उससे आवाज आती थी रिकॉर्डिंग में, और वो इतना क्या है डिस्ट्रैक्ट करती थी। तो वो बिहेवियर कौन सा, कि मैं अपना काम कर पाऊं, पढ़ाई कर पाऊं, इसलिए वो पंखे की आवाज आ रही थी वो बंद कर दिया पंखा। तो एक स्टिमुलस को हटा दिया गया जो अनप्लेजेंट था। कौन से व्यवहार को बढ़ाने के लिए, पढ़ाई करते रहने के व्यवहार को बढ़ाने के लिए। बात सही है या नहीं है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये, क्योंकि एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव किया गया है टू इंक्रीज अ गुड बिहेवियर। बात सही है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कब होगा, आप पढ़ने बैठे थे, आपकी मम्मी या पापा वॉटेवर, मतलब हुएवर, क्या है, आपको एक ग्लास पानी का दे जाते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ चाय दे जाते हैं, कॉफी दे जाते हैं कि आप पढ़ते रहें। तो कुछ ऐड कर रहे हैं, या कुछ नहीं तो गेट खोल के आए और कह दिया गुड, वेरी गुड, शाबाश यार, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, पढ़ते हो। चाहे आप फोन भी चला रहे हो, एक बार को आपको शर्म आ जाएगी और आप पढ़ने बैठ जाओगे,
है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि कुछ ऐड किया है। रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश, कुछ भी ऐसा, चाहे वो हटाया जाए चाहे वो ऐड किया जाए, लेकिन आपके व्यवहार में बढ़ोतरी होगी। जब टीचर ने आपको कहा गुड, वेरी गुड, शाबाश, तो आप और पढ़ाई करेंगे, आगे से और मेहनत करेंगे। जब आपके एनवायरमेंट से कोई ऐसी चीज हटाई गई जिससे आपको दिक्कत होती थी, तो वो क्या है, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव में कुछ ऐड करते हैं, नेगेटिव में कुछ हटाते हैं, रिमूव करते हैं, है ना। इतना ध्यान रखेंगे। तो एक ऐसी चेयर जो आवाज कर रही थी उसको हटा लिया गया ताकि आप शांति से पढ़ पाएं, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पढ़ने वाला बिहेवियर को बढ़ाने के लिए। रीइंफोर्समेंट का मतलब ये पुनर्बलन, यानी किसी भी व्यवहार को बढ़ाना। तो पुनर्बलन शब्द जहां आ गया यानी व्यवहार में बढ़ोतरी की बात होगी, है ना। पॉजिटिव में कुछ ऐड होगा कि आपको गुड, वेरी गुड, शाबाश, स्टार दे दिया टीचर ने, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से बाधा आ रही थी आपकी पढ़ाई में, या जो भी एक्शन टीचर आपसे चाहता है वो कराने में, तो उसको हटाया जाएगा। पनिशमेंट क्या होती है, देखिए पनिशमेंट हमेशा किसी भी व्यवहार को डिक्रीज कराने में, कम कराने में काम आती है। पॉजिटिव पनिशमेंट भी, और पनिशमेंट से हम आज के समय में बचते भी हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बैन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में। आप बच्चे को मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, उसको आंखें नहीं दिखा सकते, है ना। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, यानी कुछ ऐड किया है। पॉजिटिव का मतलब कुछ ऐड हुआ है। ऐड हुआ है मतलब क्या हुआ इस बात का, कि पॉजिटिव पनिशमेंट में हो सकता है एक थप्पड़ ऐड हुआ हो, बट आपको वो करना नहीं है स्कूल में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक व्यवहार कम हो जाएगा। जो बच्चा बात कर रहा था वो आगे से नहीं करेगा क्योंकि थप्पड़ ऐड हो गया, बट ये करना नहीं है आपको। नेगेटिव पनिशमेंट में कुछ हटाया जा सकता है कि आप फोन पे बात करते रहते हैं, मम्मी आई एक दिन फोन छीन करके ले गई आपसे। हमारे यहाँ तो ये नॉर्मल है, प्राइवेसी, बच्चे की इज्जत, ये सब तो कुछ होता नहीं है ना। तो ये माँ बाप आए या कोई बड़ा भाई बहन आया और फोन लेकर चला गया आपसे, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट है। कुछ हटाया गया है क्योंकि वो फोन चलाने वाला व्यवहार को कम कराना था। होपफुली आपको ये चीजें जो है बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो अच्छा व्यवहार, फिर से हिंदी में भी पढ़ लो जिनको दिक्कत हो रही थी, कि एक सख्त होमवर्क की समय सीमा को हटा दिया गया है। कुछ हटा है मतलब नेगेटिव, जिससे अच्छा व्यवहार बढ़ावा, अच्छे व्यवहार को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, व्यवहार को बढ़ाने की बात हुई है। व्यवहार घटाने की बात हो तो वो पनिशमेंट हो जाएगा। कुछ ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव पनिशमेंट, अगर पनिश करने की बात हो रही है ना। लेकिन व्यवहार घटा रहे हो आप पनिशमेंट पर। रीइंफोर्समेंट में हमेशा व्यवहार को बढ़ावा मिलता है, चाहे आप गुड, वेरी गुड कहें यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, चाहे आप कोई चीज हटा लें जिससे अनप्लेजेंट चीज, जिससे बच्चे को दिक्कत हो रही थी, चाहे वो रूम में चलता हुआ पंखा हो, बाहर से आने वाली आवाज हो तो आपने खिड़की बंद कर दी, डोर बंद कर दिया कि घर में टीवी चल रहा है और आपने अपने रूम का जो डोर है वो बंद कर दिया, है ना। क्यों, क्योंकि अब वो आवाज नहीं आएगी, तो आपने कुछ हटा दिया जिससे बिहेवियर में इंक्रीमेंट हो सके। होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए खैर, आपने इतना गलत जवाब दिया तो मेरे को थोड़े से चक्कर आ गए, तो मैंने सोचा आपको ये ठीक से डिस्कस कर लें, तो हमने 10 मिनट लगा दिए एक ही सवाल पे। एनीवे, तो ये लास्ट ही क्लास है जिसमें मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। कल हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो लास्ट क्लास होगी बिल्कुल, जिसमें फास्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश तो इसमें भी यही है कि आप इसको टेस्ट की तरह ही लीजिए, बट आप ऐसे गलत गलत जवाब देंगे तो मुझे मजबूरन ज्यादा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। समझ गए बात को। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, और ये सब सिलेबस का पार्ट है, हम ये भी नहीं कह सकते ना कि इसको छोड़ दें तो काम चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है कि भाई सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है। ये दुनिया जहान की मैराथन्स लेकर के आप आए हैं और फिर भी आप गलत जवाब दे रहे हैं, है ना। दुखद है ये बात, है ना। देखिए, तो इसलिए रटने पे फोकस नहीं करना है। राइटिंग विद अ पेंसिल, इसमें आप सही जवाब दे रहे हैं क्योंकि ये लड्डू क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन धरती पे नहीं बना है ना। पेंसिल से लिखना, राइटिंग क्या है, फाइन मोटर स्किल में आता है। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, आपके हाथों की और आपके फिंगर्स की, आपके हैंड्स और फिंगर्स की जो मसल्स हैं, फिंगर्स और आईज का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वयन है, संतुलन है, वो आता है। चाहे वो लिखना हुआ, पेंटिंग करना हुआ, ड्राइंग करना हुआ, आंखों में काजल लगाना हुआ, है ना, चाहे वो फिर आपका सुई से कुछ सिलाई करना हुआ, बुनाई करना हुआ, है ना, निटिंग हुआ आपका, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। बात सही है, ठीक है। ये बाकी सब अगर पूछ रहे तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है ना, कि आप जिसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग है। ये GF गर्लफ्रेंड से याद रखनी होती है कि ग्रॉस टू फाइन जाता है, पहले ग्रॉस
मोटर स्किल्स विकसित होती हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं आपकी, यानी आप पहले चलना शुरू करते हैं, बाद में पेन पकड़ के लिखना शुरू करते हैं आप, ठीक है बात। तो अगर हम देखें तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स, और ये कौन से टाइप ऑफ डेवलपमेंट में आता है? फिजिकल डेवलपमेंट में, शारीरिक विकास के अंदर गतिक विकास आता है, यानी गति से संबंधित, चलना फिरना दौड़ना भागना। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी स्थूल गतिक कौशल में क्या आता है? आपकी बड़ी मांसपेशियां। कौन सी बड़ी मांसपेशियां? आपके हाथों की, यानी आपकी आर्म्स की, आपकी बाहों की और आपकी टांगों की मसल्स। तो साइकिल चलाना, ड्राइविंग करना, स्विमिंग करना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये सब आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। तो ये भी ग्रॉस का उदाहरण हुआ। हॉपिंग ऑन 1 फुट, यानी आप एक पैर पे कूद रहे हैं। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ग्रॉस मोटर का उदाहरण है। प्लेग्राउंड में दौड़ रहे हैं, ग्रॉस मोटर यानी स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। राइटिंग जो है वो फाइन मोटर का उदाहरण है, वही हमसे पूछा था। राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, निटिंग, है ना, किसी पेपर को कट करना, ये सब फाइन मोटर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इन फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, FICS PX बोल सकते हो आप इसको। हाउ मेनी कैटेगरीज आर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू टीचर टॉक? अब ये भी क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा कई लोगों के लिए क्लीन बोल्ड जैसा लगेगा। फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली में शिक्षक वार्ता के लिए विशेष रूप से कितनी श्रेणियां समर्पित हैं? बताइए, फटाफट से बताओ। गलत जवाब 50% लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, जो कि गलत है। कोई बात नहीं, यहां गलती कर लो, पेपर में नहीं होगी। इसीलिए मेरी कोशिश है जितने सेशंस यूपीटेट के लिए हो पाए, कम हो लेकिन इतने क्वालिटी हो कि अगर वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए 5 सेशन, आज का मिला के 5 सेशन हो जाएंगे, कल और 1 सेशन लूंगी, तो ये 6 सेशन अगर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए, पीडीएफ से क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, आंसर्स मार्क्ड हैं सारी पीडीएफ में, तो बात बन जाएगी आपकी। सीडीपी में आप फिर फेल नहीं होने वाले, बिल्कुल भी अच्छे नंबर लाएंगे, बल्कि 7 इज द राइट आंसर, है ना। क्यों दे पा रहे हैं आप 45% लोग? क्योंकि मैंने बता दिया था कि फर्स्ट जो आप दे रहे हैं 50% वो गलत है। 7, ठीक है। टीचर टॉक का जो स्टेप है वो 7 तक है, 1 to 7 टीचर टॉक है। फिर आपका 8 और 9 में स्टूडेंट इंटरेक्शन है। फिर जो आपका बाकी का बचता है 9 और 10, उसमें साइलेंस है। अभी आएंगे इस पे। देखिए फ्लेंडर्स इंटरेक्शन ये बताता है, फ्लेंडर एक व्यक्ति का नाम है, आप ये मान लीजिए। इन्होंने एक इंटरेक्शन एनालिसिस दिया है जिसमें 1 to 10 तक कैटेगरीज हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। 1 to 10 तक कैटेगरीज हैं कि क्लासरूम इंटरेक्शन के बारे में है ये, कि कक्षा में कैसे अंतःक्रिया होती है, इसका विश्लेषण किया है फ्लेंडर ने। तो ये ऐसा है कि आपको बस पता होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिलेबस में है, तो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ठीक है जी। तो अगर हम देखें, हाँ कोई कह रहा है 7 थाला फॉर अ रीजन, हाँ जैसे याद रखना है वैसे याद रख लो, ठीक है। तो फ्लेंडर्स इंटरेक्शन में टीचर टॉक कितनी है? 1 to 10। अब इसमें 3 कैटेगरी में आते हैं ये 10 स्टेप्स, सॉरी टीचर का जो है वो 7 है, 1 to 7। 1 to 10 तो ओवरऑल टोटल ही है, ठीक है। तो ये फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, जिसमें क्लासरूम इंटरेक्शन कैसे होता है, कक्षा में कैसे टीचर और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसका एनालिसिस है। बात सही है। तो इसमें है टीचर्स टॉक 1 to 7, जो सही जवाब था हमारा, है ना। इसमें और ज्यादा आपको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट है 1 to 4, 5 to 7 है डायरेक्ट इंटरेक्शन, ठीक है जी। अगर हम देखें यहाँ पे तो स्टूडेंट टॉक है 8 और 9 स्टेप में। 8 और 9 में स्टूडेंट टॉक है, और साइलेंस या कंफ्यूजन के लिए लास्ट स्टेप है 10। ये पूछा हुआ है किसी तो पेपर में कि साइलेंस के लिए कितना है, तो 10 लास्ट स्टेप। या स्टूडेंट टॉक कितनी होती है ये भी पूछ लिया गया है कहीं पे, तो 8 to 9, ठीक है। तो टीचर टॉक 1 to 7, स्टूडेंट टॉक 8 और 9, यानी दो स्टेप में, और जो 10th स्टेप है वो साइलेंस या कंफ्यूजन के लिए है। होपफुली आप ये याद रखेंगे। फ्लेंडर का इंटरेक्शन है जो उन्होंने क्लासरूम इंटरेक्शन के बारे में बताया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एक और चीज मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, कि आप अगर हम बात करें तो फ्लेंडर के इंटरेक्शन में FIACS टीचर टॉक, क्योंकि ये हमें आदत है ना लिख के याद करने की, बचपन से आपने और मैंने ऐसे ही पढ़ा है, हम तो इंटरनेट तो बाद में आया है, ठीक है ना। टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक 10 स्टेप हैं टोटल, ये याद रखना है। बस इतना ही इसके बारे में जरूरी है, बहुत ज्यादा डिटेल में कभी पूछेगा नहीं। साइलेंस, अब आपको पता है यहाँ पे जवाब क्या देना है। यहाँ पे टीचर टॉक 1 to 7 7 स्टेप, ठीक है। 8 और 9 में स्टूडेंट टॉक, और 10 जो स्टेप है उसमें साइलेंस या कंफ्यूजन का रोल है, ठीक है। टोटल 10 स्टेप हैं इसमें, टोटल 10 स्टेप, ठीक है। ये 10 पॉइंट्स हैं अगर मैं कहूँ इंटरेक्शन में। इतनी बात क्लियर है, होपफुली क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टर्म
word blindness originally coined by Rudolf Berlin is classically used as an early medical term for which learning disability? बताइएगा किसकी बात हो रही है? वर्ड ब्लाइंडनेस, रुडोल्फ बर्लिन के द्वारा वर्ड ब्लाइंडनेस शब्द अंधता प्रतिष्ठित रूप से किस अधिगम अक्षमता के लिए प्रारंभिक चिकित्सा शब्द के रूप में प्रयोग किया? मेडिकल टर्म फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, मेडिकल टर्म है क्या है? वर्ड ब्लाइंडनेस, रुडोल्फ बर्लिन ने यूज किया है। कौन सा एक लर्निंग डिसेबिलिटी होगी? लर्निंग डिसेबिलिटी दिया था किसने? आपके सैमुअल किर्क ने 1960s में, जिसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिफिकल्टीज आती हैं। LD बोलते हैं इसको, लर्निंग डिसेबिलिटीज, है ना। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या आता है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्टोपिया, है ना, डिस्फेजिया, ये सब आते हैं। देखिए वर्ड ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा वर्ड ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि वर्ड पढ़ने में दिक्कत होगी बच्चे को, एक्चुअल में दिखने में दिक्कत नहीं है ये, ठीक है ना। कि वर्ड ब्लाइंडनेस की वो 100 को वॉज पढ़ता है, समझ गए बात? अब आ गई समझ? वाह क्या बात है। हमारे यहाँ जो है आपका इलेक्ट्रिक कट हुआ है, बहुत ऑल गुड। चलिए वर्ड ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है यहाँ पे? वर्ड ब्लाइंडनेस से मतलब है कि वर्ड को देख के ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता दिमाग जो है बच्चे का। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या फोनोलॉजिकली भी उसका जो कनेक्शन है, यानी फोनीम मतलब साउंड और वर्ड का जो लेटर का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पाता, तो इसलिए कई बार इसको कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम यहाँ पे कह देते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। तो इसको वर्ड ब्लाइंडनेस यानी वर्ड को ठीक से प्रोसेस दिमाग नहीं कर पाता, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आते हैं ये सारे, है ना। और एक एवरेज बच्चे को भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जिसको भी डिसलेक्सिया है उसको जो है न्यूरो विकासात्मक आप वो कहेंगे। इसमें कोई IQ का प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रेन में वायरिंग का प्रॉब्लम है। ब्रेन जो है न्यूरॉन्स आपके उस तरह से प्रोसेस करते हैं चीज़ों को जो डिफरेंट है बाकी बच्चों से। न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे कहते हैं इनको, न्यूरोटिपिकल हैं जो नॉर्मल बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी नहीं है किसी भी प्रकार की, और अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो न्यूरो डाइवर्जेंट की तरफ चला जाएगा, चाहे वो ऑटिज्म हो चाहे वो ये बाकी लर्निंग डिसेबिलिटीज हो। बात सही है या नहीं है? क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ें। तो अगर हम देखें यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। डिस्ग्रेफिया राइटिंग, एक क्वेश्चन इस पे आ जाना चाहिए। राइटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, बच्चे की राइटिंग इलेजिबल होती है, पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने योग्य नहीं होती। कैलकुलेशन में दिक्कत है तो डिसकैलकुलिया यानी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो गई। पढ़ने से रिलेटेड रीडिंग डिसऑर्डर या फिर वर्ड ब्लाइंडनेस, है ना। और फोनीम के साथ कनेक्ट करने में, वर्ड को फोनीम होता है साउंड, तो साउंड के साथ कनेक्ट करने में, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में दिक्कत होती है। डिस्फेजिया है भाषा को समझने में, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, जैसे मैं बोल रही हूं अगर किसी बच्चे को डिस्फेजिया है तो उसको सुन के समझने में दिक्कत होगी, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत होगी। अब जब लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन यानी भाषा को समझने में दिक्कत होगी तो फिर भाषा को बोलने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि जब जो व्यक्ति सुन के समझ नहीं पा रहा तो वो कैसे, तो ये सुनने की प्रॉब्लम नहीं है, ये लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने की प्रॉब्लम है कि वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा बच्चा। बात सही है? इतनी बात क्लियर है? होपफुली क्लियर होगी, कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? इसका आंसर था डिसलेक्सिया। इसमें कुछ और लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसे आपकी जनरल नॉलेज के भी और पेपर के भी काम में आ सकती हैं। प्रमुख अधिगम अक्षमताएं, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने या डिकोड करने और शब्दों को पहचानने में, वर्ड रिकॉग्निशन में 6 को 9 पढ़ लेता है, 100 को वॉज, गॉड को डॉग, जिसको हम वर्ड ब्लाइंडनेस भी कह रहे हैं। प्रोजेरिया या प्रोजेरिया, जो आपने वो पा मूवी देखी होगी ना जिसमें अमिताभ बच्चन है, तो इसमें जो एज है वो बहुत तेजी से, आई थिंक 10 टाइम्स, मतलब 3 साल का बच्चा जो है वो 30 के जैसा नजर आ सकता है, इस तरह का रहता है कि बच्चों में तेजी से बुढ़ापा लाने वाला दुर्लभ आनुवांशिक विकार है, एक हेरिडेटरी प्रॉब्लम है जिससे एज बहुत ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट होती है, प्रोजेरिया बोलते हैं इसको। डिसग्राफिया आपका लिखने या टाइपिंग से संबंधित प्रॉब्लम है ना। ये डिसएर्थ्रोग्राफिया बोल देंगे, वर्तनी, यानी ये एक तरह से डिसग्राफिया जैसा ही है। डिसएर्थ्रोग्राफिया वर्तनी और सटीक रूप से लिखने में गंभीर कठिनाई, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स और स्पेलिंग का और लिखने में भी दिक्कत है। डिस्फेजिया अगेन भाषा को समझने और एक्सप्रेस करने से संबंधित। एमनेजिया होती है भूलने की बीमारी, स्मृतियों, तथ्यों और अनुभवों का महत्वपूर्ण नुकसान। डिस्प्रेक्सिया की जब हम बात कर रहे हैं, ये अभी डिस्प्रेक्सिया की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिस्प्रेक्सिया में मोटर स्किल्स का कोऑर्डिनेशन, ये मैं एक मूवी का उदाहरण देने वाली थी फिर मैंने सोचा छोड़ देती हूँ। तो डिस्प्रेक्सिया में मोटर कोऑर्डिनेशन, जैसे पेन पकड़ने में दिक्कत होगी, जूते के फीते टाई बांधने में बच्चे को दिक्कत होगी। तो डिस्प्रेक्सिया की वजह से कई बार डिस्ग्रेफिया या जैसा लगता है कि लिखने में भी दिक्कत आ सकती है,
क्योंकि डिस्प्रेक्सिया अगर बच्चे को है तो वो पेन पकड़ने की वजह से वो लिखने में दिक्कत उसको होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्ग्राफिया में ही लिखने की दिक्कत है, फेजिया ये डिस्प्रेक्सिया की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। हाइपोटोनिया है कम मांसपेशियों की टोन और कम मांसपेशियों की ताकत की स्थिति, यानी बेसिकली आपकी मसल्स में वीकनेस है एक तरह की, जिसकी वजह से दिक्कत है। मुख्य रूप से काम के यही है, डिसलेक्सिया हुआ, प्रोजेरिया आपको पता होना चाहिए, यूपी टाइटा कुछ भी पूछ ले, डिस्ग्रेफिया है आपका, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमनली एसोसिएटेड विद गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी प्रतिभाशाली बच्चों से जुड़ी विशेषताएं आपको पहचाननी है। 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कौन सा सही है, सारे सही हैं, ये आपको देखना होगा। बताएंगे फटाफट से कि भाई अगर हम बात करें यहां तो हाईली रेपिटेटिव थिंकिंग प्रोसेस, ये गिफ्टेड बच्चे का लक्षण नहीं है, ये ऑटिज्म का लक्षण है कि रेपिटेटिव जो थिंकिंग प्रोसेस है वो होती है, बार बार सेम बात रिपीट करेगा। एडवांस्ड लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये गिफ्टेड बच्चे का लक्षण है। गिफ्टेड बच्चा जो प्रतिभाशाली है, जो गिफ्टेड है, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर सकता है अगर सही दिशा मिले तो, है ना। तो जिसकी मेंटल एबिलिटी ज्यादा है ना, जिसका आईक्यू ज्यादा है, अगर आम भाषा में कहूं, नहीं तो हो सकता है आईक्यू ज्यादा हो, नहीं तो किसी फील्ड में बहुत टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो, सारा फोन नहीं चलाना है, बैठ के काम करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एडवांस्ड लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो एडवांस्ड लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, डिपेंडेंसी ऑन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर डिपेंडेंसी नहीं, इनकी क्यूरियोसिटी हाई होती है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, तो खुद से ही चीजें सीखने की इच्छा, नई नई चीजें जानने की इच्छा, बहुत सारे सवाल होंगे मन में। ओरिजिनलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में कुछ नया, कुछ मौलिक सोच पाते हैं, अपने कुछ विचार ला पाते हैं, ये नहीं है कि बस यहां से सुना वहां से सुना, ठीक। उन्नत तार्किक और अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो सामने नहीं है उस पर भी सोच पाना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बी एंड डी, जो कि 61% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, थैंक गॉड आप अच्छे से जवाब देने लगे। चलिए ठीक है, तो इसमें बाकी के दोनों जो है रेपिटेटिव ऑटिज्म का हो गया, और डिपेंडेंसी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे नहीं, ये क्यूरियस हैं तो इनको बाय डिफॉल्ट, देखिए गिफ्टेडनेस का एक लक्षण है कि क्यूरियोसिटी में कमी नहीं हो सकती, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब गिफ्टेड तो नहीं हो सकता बच्चा, जिज्ञासा तो भरपूर होती है इनमें, ठीक है, और आपको उस जिज्ञासा को बढ़ावा देना है, ठीक, जानने की, देखने की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द फेमस साइकोलॉजिकल इक्वेशन बी इज इक्वल टू एफ पी ई विच स्टेट्स दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड देयर एनवायरमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, यानी एक मनोवैज्ञानिक समीकरण है बी इज इक्वल टू एफ पी ई, जो बताता है कि व्यवहार व्यक्ति और उसके वातावरण का एक फलन है, एक प्रोडक्ट है ना, एक फंक्शन है, एक प्रकार्य है। जो आपका व्यवहार है वो व्यक्ति के, पर्सन और उसके एनवायरमेंट का इंटरेक्शन है या फंक्शन है। ये एक इक्वेशन है बी इज इक्वल टू एफ पी ई, कई बार कोई जगह पे पूछ ली जाती है, तो ये डायरेक्ट इस थियोरी का जिक्र आपके सिलेबस में नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये आपकी जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 51% लोग सही जवाब दे रहे हैं, कर्ट लेविन, इस थियोरी का नाम है फील्ड थियोरी, फील्ड थियोरी, क्षेत्र थियोरी जो आप कहना चाहें, कर्ट लेविन के द्वारा दी गई है ये। बी एफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लार्क हल का ड्राइव रिडक्शन है, आइवन पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो कर्ट लेविन क्या कहते हैं, बी इज इक्वल टू एफ पी, एक तो ये इक्वेशन दी है, और ये कहते हैं व्यक्ति का जो जीवन है, एक लाइफ स्पैन जिसको हम बात कर रहे हैं, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, एक लाइफ स्पेस है, और उसमें उसका साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट है, मनोवैज्ञानिक वातावरण, जो जैसे वो सोचता है उसमें व्यक्ति सेंटर में है, और 2 तरह के फोर्सेस हैं, ये फील्ड है पूरा उसका, जो ये लाइफ स्पेस है, ये फील्ड थियरी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा फील्ड है उसके जीवन में। तो इसमें एक तरफ ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं कि भाई हाँ हमें ये करना है, ये पाना है, ये अचीव करना है। दूसरी तरफ रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं जो बैरियर का काम करते हैं, चाहे वो आपका आलस हो, चाहे आपका सेल्फ डाउट हो, चाहे वो आपका बाकी चीजें हो जो आपको, या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, कि आपको ड्राइव करते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ हैं जो रोकते हैं, बैरियर्स बनते हैं, है ना। तो इन्हीं दोनों के बीच में जब आपके ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होंगे बैरियर्स से, तो आप गोल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये फील्ड थियरी है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। बी इज इक्वल टू एफ पी जो इक्वेशन है फील्ड थियरी में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये कहता है हु इज वाइडली नोन एज, ये अच्छा सवाल है, हु इज वाइडली नोन, और इंपॉर्टेंट मानना इसको आप यूपीटेट के लिए, किसी ना किसी फॉर्म में इससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा क्रिएटिव थिंकिंग से। हु इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ क्रिएटिविटी एंड डेवलप्ड द टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, TTCT बोलते हैं इनको, यानी मल्टीपल टेस्ट हैं ये क्रिएटिव थिंकिंग के। और फादर ऑफ क्रिएटिविटी किसको कहते हैं, यानी रचनात्मकता का
जनक किसको कहते हैं ये पूछ रहे हैं। तो किसे व्यापक रूप से रचनात्मकता के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने रचनात्मक चिंतन के परीक्षण विकसित किए हैं, टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। फटाफट से अब आप बताएंगे, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। सेकंड ऑप्शन 52% लोग कह रहे हैं, जो कि गलत जवाब है। वाह भाई वाह, तैयारी आपने ज्यादा खतरनाक तो नहीं कर ली है। एनीवे देखो, कुछ क्वेश्चन आपको नए कर रहे होंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और क्रिएटिविटी हर एक टॉपिक इतना बड़ा है ना कि करें तो आप अंत तक कितना भी पढ़ते जाएं, तो जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन के माध्यम से ही सॉल्व हो पाती हैं। भाई मैं तो इस माइक से सच में परेशान हो गई, कई बार चलता है तो ठीक चलता है और नहीं चलता है तो एकदम परेशान करके रखेगा। एनीवे देखिएगा, अभी इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ये लाइट है क्योंकि वेट नहीं है इसमें। एनीवे देखो एक बार, देखिए 44% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि गलत है एकदम। देखिए फादर ऑफ क्रिएटिविटी जब बात आएगी ना, तो टॉरेंस एक व्यक्ति हैं, ई पॉल टॉरेंस, इनको फादर ऑफ क्रिएटिविटी कहते हैं हम, और इन्होंने ये टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बनाए 1966 में। और एलेक्स एफ ऑसबर्न की जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने क्रिएटिविटी पे काम किया है, उनकी बुक का नाम है क्रिएटिविटी, जिसमें वो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया है इन्होंने, एलेक्स एफ ऑसबर्न ने, है ना। क्रिएटिविटी इनकी बुक का नाम है, अगर आप बात कर रहे हैं एलेक्स एफ ऑसबर्न की। और इन्होंने वो जो कॉन्सेप्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कि ग्रुप में बैठ के कुछ नया सोचने के लिए, किसी समस्या के क्रिएटिव समाधान की इन्होंने बात की है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज किया जाता है क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्शन में ना हो, जैसा कि पिछली बार जब यूपीटेट में आया था तो प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया हुआ था सिर्फ, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जवाब लगाना है, ना कि क्रिएटिविटी। समझ गए? अगर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों दिया हुआ है साथ, एक ही उसमें, तो फिर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, सिर्फ क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी लगा देंगे। समझ गए बात को? क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फादर ऑफ क्रिएटिविटी ई पॉल टॉरेंस को बोलते हैं। यहाँ ग्रैहम वॉलेस और डेविड ऑजुबेल का कोई काम नहीं, ये मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं। तो ये जो TTCT है, टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, इसमें दो तीन चीजें हैं। इसको IQ टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी भी बोलते हैं, TTCT, है ना, टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, द टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। इतनी बात क्लियर है? 1966 में, नाम क्या है व्यक्ति का? टॉरेंस, ई पॉल टॉरेंस से भी आप याद रख सकते हो। इन टेस्ट को IQ टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी भी बोलते हैं, IQ टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। यानी रचनात्मकता के लिए जैसे बुद्धि के लिए IQ टेस्ट होता है, उस तरह से क्रिएटिविटी का इन्होंने एक तरह से IQ टेस्ट बनाया हुआ है, कि आपको अगर जांचना हो या कुछ बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स के लिए ले जाना हो जो गिफ्टेडनेस के प्रोग्राम हैं, क्रिएटिविटी के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनमें बच्चे छांटने होंगे आपको, मतलब जिनमें क्रिएटिविटी की मात्रा ज्यादा है। या डाइवर्जेंट थिंकर्स कौन से बच्चे हैं? जो दिशाओं में सोचते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा हुआ है ना क्रिएटिविटी से EP गिलफर्ड ने, जॉय पॉल गिलफर्ड ने, JP गिलफर्ड ने, है ना, कि DC डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से, अब सारी चिंतन को रचनात्मकता से जोड़ा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे दो तीन चीजें मैंने बताई हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया है, क्रिएटिविटी नाम की बुक है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करती है। जब बात कर रहे हैं फादर ऑफ क्रिएटिविटी की, तो टॉरेंस का नाम आएगा, TTCT, द टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। इसको IQ टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक है आपका वर्बल और दूसरा है पिक्टोरियल या पिक्चर वाला टेस्ट। ठीक है, और इसमें चार चीजों पे महत्वपूर्ण वो देखा जाता है, जो एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी नहीं है, FFOE, कि बच्चा कितना फ्लुएंटली अलग अलग आइडियाज उसको आ रहे हैं किसी प्रॉब्लम पे, फ्लेक्सिबिलिटी, एक तरीका काम नहीं कर रहा, दूसरे पे सोच पा रहा है कि नहीं, फिर ओरिजिनल थिंकिंग है कि नहीं है, ओरिजिनलिटी है कि नहीं है, फिर इलेबोरेट कितना कर पा रहा है, एक थॉट को आगे बढ़ा के कितना नया कुछ सोच पा रहा है, इलेबोरेशन। ठीक है, ये आपकी चीजें हैं जो इस क्रिएटिव टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी में आती हैं। तो इतना आप बेसिक ध्यान रखेंगे कि इनको फादर ऑफ क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द RTE एक्ट 2009,
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक मैंडेटेड फॉर अ टीचर, हफ्ते में टीचर को कितने घंटे काम करना चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के हिसाब से। आरटीई एक्ट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को एक्ट कब बना? तो ये 2009 में। ठीक है बात। थर्ड ऑप्शन 58% लोग सही कह रहे हैं। 45 आवर्स एक हफ्ते में टीचर्स को काम करना चाहिए, 45 घंटे टीचर के लिए मैंडेटेड है। अगर आप आरटीई की बात करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स कम से कम 45 घंटे, इंक्लूडिंग प्रेपरेटरी आवर्स लिख लेना इसमें। मिनिमम 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रेपरेटरी आवर्स, यानी लेसन प्लानिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। प्रेपरेटरी आवर्स, ठीक है, 45 घंटे हफ्ते में, एक वीक में, ठीक है, 6 घंटे के आसपास दिन में। चलिए, ये इसके बारे में, आरटीई के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आरटीई आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है आरटीई। पनिशमेंट नहीं मिलेगी बच्चे को, मुर्गा मुर्गी नहीं बनाओगे, कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है, फीस नहीं लोगे। अगर आप प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, प्राइवेट स्कूल में भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे के लिए 25% सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी, है ना, कि बच्चे का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, बच्चे से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अगर बच्चा एज अप्रोप्रिएट क्लास में उसको एडमिशन कराएंगे, अगर 9 साल का बच्चा है तो तीसरी क्लास में एडमिशन कराएंगे। ऐसा नहीं है कि 9 साल तक अगर वो पहले कभी स्कूल गया ही नहीं है तो उसको फर्स्ट से शुरुआत नहीं कराएंगे, पहले का पढ़ा देंगे, उसको हेल्प करेंगे, लेकिन एज अप्रोप्रिएट क्लास में, एज वाइज होमोजीनियस बनाता है आरटीई जो है। आर्टिकल 21A में, जो आर्टिकल 21A है, उसके अंदर ये जो है एक 86th अमेंडमेंट हुआ, यानी 86वें संविधान संशोधन में, जिसमें ये आरटीई की बात हुई कि फ्री एंड कंपलसरी बना दो आप शिक्षा को। और जो भी छोटी छोटी बातें हैं ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उससे आप फिर से रिवाइज कर लेंगे, लास्ट क्लास में हमने बात की थी। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ईटिंग डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड अ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज लीडिंग टू सेल्फ स्टारवेशन। यानी कि ये कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा जो है इंटेंस फियर है, उसको बहुत भय है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, और एक डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है कि देखता है शीशे में, है पतला या है पतली, उसको लगता है कि वो वेट गेन कर रहा है जबकि वो वेट गेन नहीं कर रहा होता। बात सही है कि नहीं? तो अब यहां पे ये कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो फिर फास्टिंग पे चला जाएगा या सेल्फ स्टारवेशन पे चला जाएगा, यानी जितना जरूरी है उतना भी नहीं खा रहा। सेल्फ स्टारवेशन यानी खुद को भूखे मारना एक तरह से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है और कब? एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में, 12 से 18 वर्ष में। डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ज्यादातर लड़कियों में देखने को मिलेगा, 12 से 18 वर्ष की, है ना। क्यों? मतलब ज्यादातर, मतलब सब में तो नहीं होता ऑफकोर्स डिसऑर्डर, बट ये डिसऑर्डर जिनमें है वो ज्यादातर उसकी कैटेगरी में फीमेल्स या गर्ल चाइल्ड या गर्ल एडोलसेंट्स आएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है जिसमें फास्टिंग की बात होती है, यानी बहुत सेल्फ स्टारवेशन है, उसको लग रहा है कि वो वेट गेन कर रहे हैं बच्चे, व्यक्ति, बट कर नहीं रहा होता। बुलिमिया नर्वोसा है बिंज ईटिंग, लगातार खा रहे हैं और फिर उल्टियां कर दे रहे हैं, पर्जिंग कर दे रहे हैं जिसको कह रहे हैं, है ना, बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर आपका बुलिमिया है फर्स्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इसका जवाब तो आप ठीक से देख ही पा रहे हैं, और ये एडोलसेंस में होता है। ये बुलिमिया नर्वोसा आपका बिंज ईटिंग, और इसमें जो है या फिर एकदम से पर्जिंग या वॉमिट कर देना, और फिर उसके बाद एनोरेक्सिया नर्व, क्योंकि इतना रिग्रेट हो जाता है जब बहुत ज़्यादा खा लिया। एनोरेक्सिया में उल्टा है कि खाना ही नहीं खा रहे क्योंकि अपनी ही बॉडी में जिसको लग रहा है बहुत मोटा हो गया हूँ, जबकि ऑब्जेक्टिवली मोटा या मोटी नहीं हुई है। ठीक है, एनीवे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, अ स्टेट ऑफ मेंटल इम्बैलेंस that drives learning when new information clashes with existing schemas is identical to Piaget's concept of। संज्ञानात्मक द्वंद्व, यानी ये कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है, दिमाग में द्वंद्व है, दो चीजें एक साथ चल रही हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आई स्टेट ऑफ मेंटल इम्बैलेंस, मेंटल इम्बैलेंस हो जाएगा जैसे ही द्वंद्व होगा, कोई चीज जो दिमाग में थी बाहर मैच नहीं हुई। दैट ड्राइव्स लर्निंग व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन क्लैशेस, नई इन्फॉर्मेशन ने क्लैश किया, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है दोनों बैलेंस में नहीं है, कंफ्यूजन हो गई। इस कंफ्यूजन को क्या कहते हैं? इस कंफ्यूजन को डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। किसकी भाषा में? पियाजे की भाषा में, है ना। और ये कंफ्यूजन जब बैलेंस में हो जाएगी तो आप इसको इक्विलिब्रियम, संतुलन कहेंगे, ये असंतुलन है। और इस संतुलन को, इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस कहते हैं, जो ड्राइव रिडक्शन थियरी है, जहां आपने खाना खाया और आप बैलेंस में चले गए। ठीक है, एनीवे, तो ये डिसइक्विलिब्रियम है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट डिसइक्विलिब्रियम है।
कॉग्निटिव बैलेंस इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आई स्टूडेंट्स स्पेसिफिक इनहेरेंट पोटेंशियल और कैपेसिटी टू एक्वायर अ न्यू स्किल थ्रू ट्रेनिंग इज नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है, इससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। बताइए। देखिएगा, देखिए और सही जवाब तक पहुंचिए। 69% लोग सेकंड आंसर दे रहे हैं, जो कि सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट का स्टूडेंट स्पेसिफिक इनहेरेंट पोटेंशियल, आंतरिक पोटेंशियल है और कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो एक्वायर करने की क्षमता रखता है किसी भी नई स्किल को, यदि उसे ट्रेनिंग दे दी जाए, है ना। किसी छात्र की प्रशिक्षण के माध्यम से नया कौशल प्राप्त करने की विशिष्ट अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य है ना। एक इनहेरेंट टैलेंट है या इनहेरेंट पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, एक क्षमता है कि यदि इस क्षेत्र में ट्रेनिंग दें तो ये व्यक्ति अच्छा कर जाएगा, है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर को अगर स्विमिंग में ट्रेनिंग देते रहते तो हो सकता है जो वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाते, कुछ और बन जाते। या फिर एक बच्चा जिसका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड उसका ड्राइंग में है या म्यूजिक में बहुत अच्छा कर सकता है, और आप जबरदस्ती जो है उसको कहें कि नहीं तुम आईएएस बन जाओ, फिर वो छोड़ करके गाना गाने लगे। ऐसा एक उदाहरण है ना कशिश मित्तल, सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने, मतलब ये नहीं, मुझे ये नहीं पता कि उनकी पीछे स्टोरी क्या रही होगी, बट ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर, बट उन्होंने शायद वो छोड़ दिया है क्योंकि उनको क्लासिकल सिंगिंग में या म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जो कि गाते भी बहुत अच्छा है ना। तो ये एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड कि आपको यदि ट्रेनिंग दी जाए तो उस फील्ड में आप वो सीख पाएंगे या नहीं, वो नेचुरल एबिलिटी थोड़ी है कि नहीं जिसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाए। अब कोई व्यक्ति, मेरे जैसा इंसान जो बाथरूम सिंगर है, उसको आप कितनी भी ट्रेनिंग दे लो म्यूजिक की, लता मंगेशकर तो बन नहीं जाऊंगी। तो वो लता मंगेशकर बन पाएंगे क्योंकि एक एप्टीट्यूड था सिंगिंग का। तो एप्टीट्यूड नहीं होगा अगर एक इनहेरेंट क्षमता नहीं होगी, तो आप कितनी भी ट्रेनिंग दे लीजिए, बात नहीं बन पाएगी। समझ गए बात। तो ये एप्टीट्यूड है, अभी क्षमता है। हिंदी में कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, बट इंग्लिश में नाम जरूर याद रख लेना। और अभिवृत्ति एटीट्यूड होता है कि आपके आइडियाज, आपका बिलीफ, आपका परसेप्शन, आप देखते कैसे हैं चीजों को, वो एटीट्यूड है, आपका नजरिया एक तरह से। एप्टीट्यूड है आपकी एबिलिटी टू एक्वायर अ न्यू स्किल, एक नए कौशल को अर्जित करने की क्षमता, वो एप्टीट्यूड है। इसलिए आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाता है ना, कि आप सीटेट दे रहे हैं कि आप में वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपका पता लगेगा कि आप में, ठीक है आप पास करते आए सारे क्लासेस बहुत बढ़िया, लेकिन टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए आप में वो एप्टीट्यूड है कि नहीं है, टीचिंग का एप्टीट्यूड है कि नहीं है। जरूरी नहीं है ना जो बच्चा टॉपर है वो बहुत अच्छा टीचर ही बनेगा, समझ रहे हो। तो अचीवमेंट, अचीवमेंट टेस्ट तो किसी चीज की उपलब्धि के लिए, आपने कुछ सिखाया और देखना है कितना सीख लिया, उसके लिए है। इंटरेस्ट का टेस्ट किस तरफ रुचि है उसके लिए होता है। तो ये हुआ एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ये आप देख ही पा रहे हैं। एबिलिटी टू लर्न स्पेसिफिक थिंग, एटीट्यूड है आप वैल्यूज, आप माइंडसेट आपका कैसे देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है, हु ऑथर्ड द फेमस बुक कंडीशंस ऑफ लर्निंग। अब एक आध क्वेश्चन बुक के नाम का डालना पड़ता है ताकि आपको फील आता रहे कि हाँ यूपी टेट का ही सवाल है। यूपी टेट में क्योंकि कई बार एक आध नंबर में या तो डेफिनेशन या तो बुक का नाम कुछ पूछ लेता है, बट ये आपको याद नहीं करना है क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, एंडलेस है। आप कितने भी किताबों के नाम याद रखेंगे, जरूरी नहीं है वही पेपर में आए, एक आध क्वेश्चन आता है, कई बार वो भी नहीं आता है, ठीक है ना। और यू कैन नॉट लर्न ऑल द नेम्स इन द वर्ल्ड, किताबों के तो बहुत सारे नाम है, या डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं जो हर व्यक्ति ने दी हैं या थियरिस्ट ने दी हैं, बट आप कोशिश करिए। सही जवाब आप इसमें दे रहे हैं 46% लोग, रॉबर्ट एम गैने। रॉबर्ट एम गैने की बुक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिसमें उन्होंने हायरार्की ऑफ लर्निंग की बात की है, 8 लेवल दिए हैं लर्निंग के, हायरार्की ऑफ लर्निंग 8 लेवल्स हैं लर्निंग के, जिसमें सबसे लोएस्ट क्या है, सबसे लोएस्ट है आपका सिग्नल लर्निंग, हाईएस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। इतना तो ध्यान रख लेंगे आप। टॉलमैन का आपको पता ही है कि टॉलमैन ने क्या किया है, टॉलमैन ने क्रिएटिविटी, फादर ऑफ क्रिएटिविटी या क्रिएटिविटी पे इन्होंने काम किया है, टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी दिए हैं, आईक्यू टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी जिसको बोल देते हैं। एल्बर्ट बेंड्यूरा का बोबोडॉल पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वाइकेरियस लर्निंग। बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, चूहा याद कर लीजिए जिसको इंस्ट्रूमेंटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस ऑफ लर्निंग दी है, रॉबर्ट एम गैने ने लिखी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड। बहुत अच्छा सवाल। प्रोजेक्ट मेथड में जिसको दिया है WH किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक ने, है ना, ये एक्चुअल में वो मेथड है जो लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है। प्रोजेक्ट विधि में सबसे पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए।
ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन को ध्यान में रखने वाला मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है अगर मैं कहूँ तो। बच्चे एक्टिव होते हैं ग्रुप में, एक प्रॉब्लम उनको दी जाती है जिसपे वो सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो आप अभी बताएंगे कि 74% लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन प्लानिंग द प्रोजेक्ट, जो कि गलत है। अब इसका ध्यान रखना आप, इसमें प्लानिंग द प्रोजेक्ट नहीं होता, फर्स्ट स्टेप होता है प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड है ना। सीधा प्लान नहीं करते हो आप, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी वो आइडियल मॉडल पढ़ा था ना हमने, स्टैनफोर्ड उसका, ब्रेंसफोर्ड का। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी या तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम लिखा होगा क्वेश्चन में, यानी समस्या की पहचान करना, सीधा सॉल्व करने नहीं बैठ जाओगे, पहले पहचान करोगे, या फिर अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम लिखा होगा अगर दूसरी भाषा में आएगा तो, है ना। तो ऐसे ही यहां पे भी पहले एक प्रोजेक्ट देने के लिए पहले प्रेपरेशन होगी, एक सिचुएशन बनेगी, तब तो प्लान करोगे प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट तो डिसाइड हो जाए। समझ रहे हो बात को। तो प्रोजेक्ट मेथड में पहला स्टेप जो है वो ये नहीं है कि प्लानिंग कर दो प्रोजेक्ट की सीधी, जो आपने गलती की है अभी। योजना बाद में बनेगी, पहले परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, एक सिचुएशन देना कि भाई ये सिचुएशन है, इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना। कि देश में कैसे आपके चुनाव होते हैं, इस पे एक प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, या ऐसे 50 तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कि एक सिचुएशन देंगे आप कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये करके दिखाना है, ये प्रोजेक्ट बना के दिखाना है एक बच्चे को या ग्रुप को, ठीक है ना, जनरली ग्रुप में होता है। तो पहले आप सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, फिर जाकर के बाकी चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है। सेकंड स्टेप में आएगा कहीं कि प्लानिंग कर रहे हैं आप, ये स्टेप्स हैं इसके, है ना, 5 मुख्य स्टेप हैं कि पहले आप सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे, फिर सेलेक्ट करेगा बच्चा प्रॉब्लम कि मैं ये वाला काम करूंगा या मैं ये वाला प्रोजेक्ट चूज करूंगा, फिर प्लान करोगे। ये थर्ड स्टेप है, सेकंड भी नहीं है, मैं करेक्ट करती हूँ खुद को। तो स्थिति बनाना या स्थिति प्रदान करना एक प्रोजेक्ट के लिए, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, फिर प्रॉब्लम या समस्या का चयन करना कि इस पे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा या तैयार किया जाएगा, सेलेक्ट कर ली, फिर प्लानिंग होगी। तो ये थर्ड स्टेप पे है प्रोजेक्ट की योजना बनाना। एग्जीक्यूट करेंगे आप फोर्थ स्टेप पे, और इवेल्युएट करेंगे फिफ्थ स्टेप पे। कई बार मैथमेटिक्स में पढ़ाने के लिए एक और स्टेप आपको ऑप्शन में दे सकता है, जो सिक्स्थ स्टेप कहलाता है रिकॉर्डिंग द प्रोजेक्ट, यानी इवेल्युएशन हो गया, अब जो भी था उसमें वो रिकॉर्डिंग अ प्रोजेक्ट। नहीं तो आप ये 5 स्टेप भी याद रखेंगे तो बात बन जाएगी आपकी। ये स्टैंडर्ड स्टेप है। स्टेप्स में होता क्या है कि अलग अलग थियरिस्ट अलग अलग स्टेप्स कई बार दे देते हैं, लेकिन ये आपके मुख्य काम के स्टेप हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो एक सिचुएशन प्रोवाइड करना, सेलेक्ट करना प्रॉब्लम को, प्लान करना प्रोजेक्ट को, एग्जीक्यूट करना फिर उसको, और इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। बाद में रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट भी हो सकता है अगर ऑप्शन में दिया हो सिक्स्थ स्टेप। ये स्टेप में कई बार अरेंज करने के लिए भी अगर आपसे थोड़ा सा मुश्किल सवाल बनना हो तो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। डेमोक्रेटिक टीचिंग मतलब जहां टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव हैं, चाइल्ड सेंटर्ड है डेमोक्रेटिक। जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन जहां दोनों एक्टिव हैं, टीचर और बच्चा। टीचर लेक्चर्स वाइल स्टूडेंट साइलेंटली लिसन, तो बच्चा तो पैसिव हो गया, टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव चाहिए तभी तो डेमोक्रेसी होगी क्लास में। लोकतंत्र किसको कह रहे हैं हम, जहां बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये सब सुना है आपने, तो यानी लोग भी बच्चा भी एक्टिव है क्लास में और टीचर भी एक्टिव है। सिर्फ टीचर एक्टिव है तो वो टीचर सेंटर्ड है, लोकतांत्रिक नहीं है, फिर वो, है ना, वो ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगा, टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। टीचर डिक्टेट्स स्ट्रिक्ट रूल्स, तो अगेन ये टीचर सेंटर्ड हो गया, बच्चा पैसिव हो गया, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक में टीचर बच्चा दोनों, ये चाइल्ड सेंटर्ड में भी, इनको चाइल्ड सेंटर्ड विधि भी कह सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इंटरेक्शन एंड ग्रुप डिस्कशन, बच्चे जहां एक्टिव हैं वो डेमोक्रेटिक है या चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चा टीचर दोनों एक्टिव, स्पेशली बच्चा एक्टिव, ठीक है। फिर आता है रोट मेमोराइजेशन, रटने को थोड़ा ना आपको डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी कहोगे उसमें, तो ये मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, स्पीड बढ़ाएंगे अब थोड़ी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फंडामेंटली इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस। ये 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, तत्व दिए हुए हैं, कारक दिए हुए हैं। तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक इन 4 में से कौन से हैं, बताइए फटाफट से। 67% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो एक चीज है कि मैचुरेशन एंड रेडीनेस, बिल्कुल भाई, बच्चा अगर मैच्योर नहीं है तो ये प्रभावित करेगा, और मैच्योर है तो भी प्रभावित करेगा। तो वो प्रभावित करने में नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकता है कोई कारक, और पॉजिटिवली भी। तो मैच्योर है तो पॉजिटिवली प्रभावित करेगा, अगर मैच्योर नहीं है, रेडी नहीं है सीखने के लिए, तो नेगेटिवली प्रभावित करेगा। रेडी है तो पॉजिटिवली प्रभावित करेगा, अच्छा सीख पाएगा। टीचर्स पेडागोजिकल स्किल्स, बिल्कुल, टीचर पढ़ाता कैसा है ये भी तो सीखने पे प्रभाव डालेगा ही ना। कोई चीज हो सकता है आपको आज से पहले समझ ना आई हो और आज आ रही हो, समझ गए, तो वो टीचर की पेडागोजी स्किल्स, शैक्षणिक कौशल कैसा है, टीचिंग एप्टीट्यूड है कि नहीं है, या टीचिंग स्किल्स कैसी हैं। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द पीयर ग्रुप,
सहकर्मी समूह की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। जनरली इस पे हमारा मैटर ये नहीं होता कि लर्निंग को, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में लिखें तो ये बेहतर हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड पीयर ग्रुप का, तो वो एग्जाम्पल्स उस तरह के होंगे या जो जीवन वो जी रहे हैं उस तरह के अनुभव देने जो कि प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इसमें आज पता नहीं यार बार बार क्या हो रहा है, आज तो क्लास लेना भारी हो गया है। अभी हम जस्ट 14 क्वेश्चंस पे पहुंचे हैं। और अगर उस सेंस में देखें कि हाँ बच्चा जैसे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आएगा, ऐसा नहीं इसका लर्निंग पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं मानेंगे हम, नहीं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन पाते। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मैचुरेशन का यस, टीचर्स पेडागोजिकल यस, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द पीयर ग्रुप ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, अभी देखेंगे, कर सकता है लेकिन नेगेटिवली नहीं हम इसको मान के चलते हैं। एयर क्वालिटी एंड लाइटिंग इन द क्लासरूम बिल्कुल करेगा लर्निंग को प्रभावित। तो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड फोर्थ को लेके हम कंफर्म हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फिर ऑप्शन है आपका फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आप में से ज्यादातर लोग कह रहे हैं, नहीं फोर्थ कह रहे हैं आप लोग, है ना। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्यों, सेकंड में क्या प्रॉब्लम है, सेकंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की, तो हाँ कह सकते हैं कि भाई ये चारों, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इसको नेगेटिव मानेंगे, लर्निंग को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आपको उस हिसाब के फिर एग्जांपल्स भी देने हैं। इसी ऑप्शन में आप ये इसको एक्सेप्शन मानना इसी क्वेश्चन में, अदरवाइज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक हम नहीं मानते हैं। या ये कह लीजिए कि लर्निंग को ऐसा नहीं कि बच्चा सीख नहीं सकता इसकी वजह से, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन के ऑप्शंस देख के भी आपको चलना है। अब चारों का ऑप्शन था तो लगा दिया, नहीं तो हम फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ के साथ जाते, ठीक है ना। बट यहाँ पे था चारों का ऑप्शन, और इसमें कोई पूरी तरह से हम गलत नहीं कह सकते इसको, तो हम फोर्थ के साथ जा रहे हैं। बाकी ज्यादा क्लियर ऑप्शंस आपको पेपर में दे देगा। ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि कई बार ऑप्शंस उस तरह के दे देते हैं टीम में लोग बनाने में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल्स थियोरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट। भाई इंस्टिंक्ट और इमोशन की थियोरी है ना, तो भय का संवेग किससे जुड़ा हुआ है, मैकडूगल के 14 प्रवृत्तियां हैं, इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट को जोड़ा है 14 इमोशंस से, याद कीजिए। तो इसमें भय जो है यानी फियर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, बताओ फटाफट से। फियर जुड़ा हुआ है एस्केप से, बिल्कुल सही जवाब सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, पलायन से, ठीक है ना। कॉम्बैट से जैसे एंगर जुड़ा हुआ है, रिपल्शन से एज फार एज आई रिमेंबर डिस्गस्ट जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसे अलग अलग इमोशंस से जो याद रह जाए वो रह जाए, नहीं तो आप रिवाइज एक बार कर सकते हैं। जैसे इसमें और क्या था, अपील, तो अपील अगर हम देखें तो अपील है आपका डिस्ट्रेस से जुड़ा हुआ। ऐसे ये 14 इमोशंस हैं, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी, और 14 इंस्टिंक्ट हैं, 14 प्रवृत्तियां हैं जो 14 इमोशंस से, संवेगों से जुड़ी हुई हैं मैकडूगल के अकॉर्डिंग। बेसिक आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जवाब देंगे आप फटाफट से पोल में। रिफॉर्मेटरी स्कूल्स आर primarily established for the education and rehabilitation of। रिफॉर्मेटरी स्कूल्स यानी सुधार विद्यालय मुख्य रूप से किसकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए स्थापित किए जाते हैं। देखिए नाम ही है रिफॉर्मेटरी स्कूल्स, जहां रिफॉर्म्स होंगे, रिहेबिलिटेशन होगा, एजुकेशन होगा, वोकेशनल एजुकेशन सिखाई जाएगी। तो ये होते हैं जनरली जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स के लिए, यानी वो बच्चे जो आपराधिक प्रवृत्तियों में 18 साल से कम उम्र के हैं बट आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न पाए गए हैं या उनमें टेंडेंसीज हैं, तो इनको यहाँ सुधार गृह भेजा जाता है, ना कि सुधार गृह ही भेजते हैं, ना कि सीधा जेल वगैरह नहीं भेजते हैं, जिससे कि उनमें सुधार की अभी संभावना 18 साल से कम के हैं, तो उनको एजुकेट किया जा सके, रिहेबिलिटेट किया जा सके, फिर से उनको समाज में हम लेकर के आए ठीक से, और वोकेशनल एजुकेशन और ये सब चीज़ें वहाँ दी जाएं, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड या विजुअली इम्पेयर्ड या गिफ्टेड बच्चे के लिए रिफॉर्मेशन के लिए ना, कि बच्चे में रिफॉर्म्स ला पाए हम, बदलाव की अभी संभावना है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो क्रिमिनल टेंडेंसीज की तरफ झुके हुए हैं या संलग्न पाए गए हैं, उनको जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कहते हैं, बाल आपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चे कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। अब पर्सनैलिटी बहुत हार्डकोर, तो अब पिछले 1-2 साल जो, क्योंकि अब 5-6 साल हो गए पेपर हुए आपके यूपी टेट के, तो जब 5-6 साल के पेपर, अगर आप 5-6 साल पुराने पेपर देखेंगे जो लास्ट टाइम हुआ था, तो उसमें पर्सनैलिटी नहीं था, बट कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसलिए करना है या कर लेंगे हम इसको एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो नॉट अ सब्जेक्टिव टेक्निक, तो सब्जेक्टिव टेक्निक जो है वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की जब आप बात कर रहे हैं, कौन सा वर्ड किससे एसोसिएटेड है,
सब्जेक्टिव टेक्निक, इंटरव्यू भी सब्जेक्टिव है भाई, है ना। क्वेश्चनियर में भी आप अपने जवाब देंगे, सामने वाले से सेम क्वेश्चन पूछोगे तो वो कोई और जवाब देगा। ऑटोबायोग्राफी भी पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। बट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वेट, WAT, शब्द साहचर्य परीक्षण, कि आपको बोला जाए लव और आपके दिमाग में आए चीटिंग, मर्डर, वॉट जो भी आप देख रहे हैं न्यूज में, तो इससे पता लगेगा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। ये तो मैं बना के बोल रही हूँ, मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है कि किस वर्ड से आपके विचार कैसे एसोसिएटेड हैं। ये सब्जेक्टिव नहीं, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है कि इससे प्रोजेक्ट होगा, इससे प्रदर्शित होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या आप सोचते हैं, है ना। बाकी जो है तीनों वो सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति का अलग होगा और आप डायरेक्ट जवाब दे पाएंगे। जैसे इंटरव्यू जो है वो सब्जेक्टिव टेक्निक है, जैसे बाकी के तीनों जो थे, जैसे केस स्टडी है, किसी पे आप केस स्टडी बना रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में पूरा जान रहे हैं, है ना। जैसे अगर वो संजू मूवी आप देखेंगे तो एक तरह की केस स्टडी है वो, कि एक व्यक्ति के, हालांकि उन्होंने सेलेक्टेड चीजें रखी हैं उसमें, है ना, तो कि एक व्यक्ति पे आपने केस स्टडी किया उसके बचपन से लेके और बड़े होने तक। प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चनेयर, आप क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आत्मकथा लेखन, ऑटोबायोग्राफी है मान लीजिए गांधी जी की, तो वो सब सब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं जिससे हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगता है। अपनी अलग अलग लोग अलग अलग ऑटोबायोग्राफी, हिटलर अपनी अलग तरह से लिखेगा, गांधी जी अलग तरह से लिखेंगे, क्योंकि वो दो अलग पर्सनैलिटीज हैं। तो ये पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, सब्जेक्टिविटी है इसमें। सब्जेक्टिव मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। ऑब्जेक्टिव मेथड्स क्या हैं इसमें? नियंत्रित निरीक्षण यानी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, जब कोई और तीसरा आपको ऑब्जर्व कर रहा है एक जगह पे या एक सिचुएशन में, जैसे आप उसमें देखते हैं बिग बॉस में, ठीक है। बिग बॉस मतलब थोड़ा सा इसका खराब उदाहरण है, बट याद रहता है सबको, इसलिए बता रही हूँ। मैंने कभी नहीं देखा है ना। कभी एक आध विजुअल देखा तो देखा, बट अदरवाइज ऐसे बैठ के कभी नहीं देखा, और फिर तो कभी नहीं देखा है, एक आध बार विजुअल देखा है ना। कलेश तो मैं तो बर्दाश्त कर नहीं सकती हूँ, बट बहुत लोगों को पसंद है, आप लोग जानते हैं ये बात। तो नियंत्रित परीक्षण निरीक्षण का उदाहरण है, वो ऑब्जर्वेशन है, एक तरह से कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। मापन रेखा, या जिसको हम कहते हैं चेकलिस्ट हो गई, या रेटिंग स्केल हो गया। समाज मिति, सोशियोमेट्री होती है कि आपस में कैसे रिश्ते हैं बच्चे के, जिसमें मॉनिटर आप चूज करते हैं। शारीरिक परीक्षण हो गया। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रोजेक्ट नहीं, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, जो प्रक्षेपण विधि बोलते हैं इनको, प्रक्षेपण विधि। इनडायरेक्टली पता लगेगा इसमें, डायरेक्टली नहीं। जैसे आपका कैट हो गया, जो आपका चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट है, जिसमें कार्ड्स होते हैं। थीमेटिक एपरसेप्शन हो गया, है ना। आपका रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट हो गया। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो गया, कि एक आधा सेंटेंस है आपको कंप्लीट करना है। तो ये सब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। या जो अभी हम बात कर रहे थे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की, वो सब इसमें आते हैं, कि इनडायरेक्टली पता लगेगा कि आप कैसे सोचते हैं, ठीक है। या आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी क्या है? फ्लूइड होती है, डायनेमिक होती है, बदलाव उसमें संभव है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। एक बच्चे के विकास को सबसे उपयुक्त रूप से किसके उत्पाद के रूप में वर्णित किया जाता है? सिर्फ हेरिडिटी नहीं, सिर्फ एनवायरमेंट नहीं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एक्सक्लूसिव ऑफ जेनेटिक्स नहीं भाई, जेनेटिक्स को कैसे छोड़ दोगे आप। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स तो किसका उदाहरण है? आपका एनवायरमेंट का ही उदाहरण है। तो सही जवाब क्या हुआ? द डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच गतिशील अंतःक्रिया जो है वो हेरिडिटी। डेवलपमेंट क्या है? प्रोडक्ट है। हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, वुडवर्थ ने कहा है कि दोनों इक्वली महत्वपूर्ण हैं। इसमें परसेंटेज मत लगाने लग जाना, लास्ट क्लास में शायद बताया भी था, है ना। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जटिल अंतःक्रिया है। कहीं हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जैसे आंखों के रंग को डिसाइड करने में, इंटेलिजेंस के IQ डिसाइड करने में हेरिडिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी जेनेटिक मेकअप। और वहीं एजुकेशन में आपकी आदतों को डिसाइड करने में, या आपका न्यूट्रिशन वगैरह, ये सब एनवायरमेंट का पार्ट है। बात सही है या नहीं है? थैंक यू विजय। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए अब फटाफट से। ये क्या कहता है? अ 16-year-old adolescent इज कंफ्यूज्ड अबाउट करियर। एक 16 साल का बच्चा है, किशोर या किशोरी है, जो अपने करियर को लेके कंफ्यूज है। वैल्यूज एंड सेल्फ आइडेंटिटी, वो खुद को कैसे देखता है, किन चीज़ों को वो सही मानता है, किन चीज़ों को गलत मानता है, मूल्य क्या है उसके। इसका मतलब ये हुआ करियर में क्या करना है, इन सब को लेके कंफ्यूज है, जो कि नेचुरल है। 16 साल का बच्चा होगा कंफ्यूज। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन विच साइको सोशल क्राइसिस इज दिस। तो एरिक एरिक्सन की थियरी के अकॉर्डिंग, अब ये डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है ये ना ही पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर हम देखें एरिक्सन के अकॉर्डिंग, तो ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है। आइडेंटिटी क्राइसिस का काल कहा जाता है एडोलेसेंस को, और तनाव एवं तूफान का काल कौन कह रहा है इसको, है ना। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कौन कह रहा है? आपके स्टैनली हॉल, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान का संकट, जो टर्म है ये इन्होंने ही दिया है, एरिक एरिक्सन ने। 8 स्टेज दी हैं टोटल, ठीक है ना। पहचान बनाम भूमि आपका
रोल कन्फ्यूजन या भूमिका संकट कि मैं हूं कौन। ठीक है, तो आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी या तो आपकी इसके बाद या इस दौरान। इसमें 8 स्टेजेस हैं, ये आपके पढ़ने के लिए है, नोट्स में आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 या इग्नोर भी कर सकते हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं है, तो जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वही रिवाइज करें, नहीं तो नई नई थियरीज के चक्कर मत पढ़ना। अभी कोशिश करना कि आप क्वेश्चन से थोड़ा आइडिया लग जाए आपको, या रिवाइज वो करें जो पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट अमॉन्ग द फॉलोइंग थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की कुछ थियरीज दी हुई हैं, अब इसमें से ऑड वन आउट को सिलेक्ट करना है। टू फैक्टर थियरी स्पीयरमैन ने दी है, ये इंटेलिजेंस की थियरी है। ग्रुप फैक्टर थियरी थर्स्टन ने दी है, ये भी इंटेलिजेंस की थियरी है। साइको एनालिटिकल थियरी फ्रॉइड ने दी है, ये इंटेलिजेंस की थियरी नहीं है, ये पर्सनालिटी के बारे में बात करती है, बच्चे की पर्सनालिटी कैसे विकसित होती है, 5 स्टेजेस में कैसे डेवलपमेंट होता है ना, जिसमें ओरल, एनल, फैलिक और आपकी लेटेंसी स्टेज है, फिर जेनाइटल स्टेज है। ठीक है, तो बाकी तीनों ये 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस, एसओआई मॉडल, ये सब इंटेलिजेंस की हैं, बट ये साइको एनालिटिक जो है वो इंटेलिजेंस की नहीं है, पर्सनालिटी की थियरी है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी इज ऑल्सो वाइडली नोन इन एजुकेशनल साइकोलॉजी एज। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है ना, स्किनर का क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट क्या है यहाँ पे, बिहेवियर है या एक्शन है, रिस्पॉन्स है, किसका, चूहे का। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, फटाफट से बताएंगे। इतना डिले क्यों कर रहे हो भाई पुल में। देखो, अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, साइन लर्निंग है टॉलमैन के मेंटल रिप्रेजेंटेशन या माइंड मैप बना लेता है चूहा अपने दिमाग में व्यक्ति। कॉन्टिग्यूटी है वन ट्रायल थियरी, एक ट्रायल में भी सीख जाता है इंसान, जैसे गर्म आग के पास अगर हाथ लगाएगा तो बच्चा पीछे हटा देगा, एक बार में ही सीख जाएगा। ये गुथरी की थियरी है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जरूर देख लेना ना देखी हो तो। क्लासिकल कंडीशनिंग आपको पता है पेवलव की थियरी है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग को एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं हम आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग। नैमित्तिक अनुबंधन किसको, क्रिया प्रसूत को या ऑपरेंट कंडीशनिंग को। बात सही है, इसका दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। ये तो पूछा हुआ सवाल है और मुझे लगता है ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी हुआ है यूपी टेट में। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, फटाफट देखेंगे। मैच पियाजेज स्टेजेस विद देयर हॉलमार्क कॉग्निटिव अचीवमेंट। आपको पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 एंड अबव। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ना है एक दूसरे से, फटाफट से बताओ। पियाजे पे एक आध सवाल आ जाता है तो जरूरी है कि आप पढ़ लें। फटाफट से आंसर करेंगे आप। देखो जितना पढ़ा जा सके अभी पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि, और मैंने आपको लिमिटेड सवाल कराए हैं, ये 5वां सेशन है, तो 300 सवाल से ज़्यादा नहीं होंगे टोटल मिला के भी, तो इतने भी आप कर जाओगे अच्छे से। बस इतना इतना भी रिवाइज कर लिया अगर आपने सीडीपी में, तो मोर देन इनफ हो जाएगा। क्वालिटी क्वेश्चंस किए हैं, सब कवर्ड है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 57% लोग कह रहे हैं। देखिए देख लेते हैं। सेंसरी मोटर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा, यानी बच्चे के सामने से खिलौना हटा दोगे तो एंड तक आते आते ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाएगा, इस स्टेज के अंत तक ये वस्तु स्थायित्व अचीव हो जाता है। प्री ऑपरेशनल में क्या है, प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीखने लगता है 2 से 7 में। कॉन्क्रीट में कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉर्मल में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो डी का फर्स्ट 3 जगह पे है, तो डी से नहीं मिलाते हैं, फर्स्ट से मिलाते हैं। सेंसरी मोटर ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी ए का सेकंड कहाँ है, 2 जगह पे, ये दोनों में नहीं है, ए का फर्स्ट है, ए का 4 है, ये हट गया। बी का 4 प्री ऑपरेशनल सिंबॉलिक, यस ठीक है। बी का 3rd है तो बी का 3rd नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, जो कि आप लोग जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग प्रोसेसेस। यानी कौन सा टर्म है जिसको हम रेफर करते हैं एक बच्चे की क्षमता अपने चिंतन के बारे में सोच पाने की, अपने चिंतन पे चिंतन कर पाने की। थिंकिंग अबाउट देयर ओन थिंकिंग, प्लान करना, रिफ्लेक्ट करना, रिव्यू करना अपने थॉट प्रोसेस को, है ना, एक स्ट्रैटेजी बनाना, जैसे आप अपने एग्जाम की बनाते हैं कि भाई ऐसे सॉल्व करूंगा, ये करूंगा, इसको मेटा कॉग्निशन कहते हैं, परासंज्ञान। थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, कॉग्निशन जुड़ा हुआ है थिंकिंग से, है ना, दिमाग से तो जुड़ा हुआ है थिंकिंग, तो बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग जो है वो आपका मेटा कॉग्निशन हो गया, बियॉन्ड थिंकिंग।
और इक्विलिब्रियम जो है बैलेंस, दिमाग में और बाहर जो चीजें हैं। एनिमिज्म जो निर्जीव को सजीव, नॉन लिविंग को लिविंग समझने लगे बच्चा। सेंट्रेशन जब एक ही पहलू पे सेंटर्ड हो जाए बच्चा। बाकी तीनों प्याजे से जुड़े हुए हैं। मेटाकॉग्निशन इन जनरल आपका थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है। चलिए बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने कितना, 25। देखिए 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, अ बैडमिंटन प्लेयर यूजेस द रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी अक्वायर्ड फ्रॉम प्लेइंग बैडमिंटन टू लर्न टेबल टेनिस फास्टर। दिस रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक बैडमिंटन खिलाड़ी बैडमिंटन खेलने से प्राप्त जो उसको क्षमता है कि कलाई का जो लचीलापन है, भाई अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपकी ना रिफ्लेक्सेस बेटर हो जाते हैं। तो ये आप एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट को सीखने में, जैसे बेसबॉल अगर आप सीख रहे हैं, क्रिकेट पहले से आता है तो आपको हेल्प करेगा। तो वो जो कलाई का इस्तेमाल है आपका बैडमिंटन में जो आपने सीखा था, वो आपको क्या टेनिस खेलने में मदद करेगा। ये पॉजिटिव ट्रांसफर है। एक सिचुएशन में जो सीखा है आपने वो दूसरी चीज में हेल्प कर रहा है। अगर बाधा बनता तो नेगेटिव हो जाता, जीरो फर्क पड़ता तो जीरो ट्रांसफर हो जाता। बाइलेटरल में क्या होता है, आपने एक साइड से यानी लेफ्ट राइट हैंड से खेलते थे, अब आपने लेफ्ट से भी खेल पा रहे हैं, तो ये बाइलेटरल ट्रांसफर है, दूसरे हिस्से में चला गया बॉडी के, है ना, कि आप राइट से लिख लेते थे, अब लेफ्ट से भी लिख लेते हैं, तो वो बाइलेटरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ अ कंप्लीट माइक्रो टीचिंग साइकिल। सूक्ष्म शिक्षण साइकिल जो है आपकी एज पर इंडियन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट कितनी देर की अवधि है, मानक अवधि क्या है, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन क्या है माइक्रो टीचिंग की साइकिल के लिए, जिसको स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। फटाफट जवाब देंगे, आगे बढ़ेंगे हम। 36 मिनट्स इज दी राइट आंसर। 36 मिनट इसका सही समय है। और इसमें टोटल 36 मिनट्स है, जिसमें 5 से 6 मिनट आप पढ़ाते हैं। ये है आपकी माइक्रो टीचिंग की साइकिल। प्लानिंग का टाइम इसमें कभी भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि लेसन प्लानिंग आप क्लासरूम में जाने से पहले करके जाते हैं, चाहे अपने टीचर्स रूम में करें, घर पे करें, वॉट। ठीक। फिर टीचिंग है 5 मिनट की या 6 मिनट की, 5 से 6 मिनट, तो 6 मिनट की टीचिंग। फीडबैक मिलेगा 6 मिनट में आपको। रीप्लान करेंगे 12 मिनट में। रीटीच यानी फिर से पढ़ाएंगे जो इंप्रूवमेंट किया है फीडबैक के बाद, 6 मिनट, और 6 मिनट फिर से री फीडबैक मिलेगा। तो ये सब जब आप जोड़ देंगे, 6 और 6 12, 12 और 12 24, 24 और 12 36। टोटल टाइम कितना हो गया माइक्रो टीचिंग की साइकिल के स्टेप्स हैं 36 मिनट्स। प्लानिंग का टाइम इंक्लूड नहीं है, क्योंकि लेसन प्लानिंग पाठ योजना आप घर से बना के लेके जाएंगे, या फिर आप अपने जो फ्री पीरियड कई बार मिलता है, या आपको अपने टीचर्स रूम में वहाँ आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हेन अ प्रीवियसली रीइंफोर्स्ड बिहेवियर इज नो लॉन्गर फॉलोड बाय अ रीइंफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो आपका इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको स्किनर का सिद्धांत है, जब पहले से पुनर्बलित व्यवहार के बाद कोई पुनर्बलित परिणाम नहीं मिलता है, यानी पहले चूहे को खाना मिलता था सही रिस्पॉन्स करने पे, है ना, या बच्चा होमवर्क पूरा करता था तो टॉफी मिलती थी, अब नहीं मिल रहा है, तो व्यवहार की आवृत्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि टॉफी तो मिलती नहीं है अब, या चूहे को खाना तो मिलता नहीं है, तो क्या फायदा लिवर प्रेस करने का। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये आपकी कंडीशनिंग जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना। ये जनरली एक्सटिंक्शन का प्रयोग हम उसमें करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, बट क्योंकि ये भी कंडीशनिंग ही है, तो जब बार बार सही कॉन्सिक्वेंस मिलेगा नहीं रिस्पॉन्ड करने के बावजूद, तो ये विलुप्त हो जाएगा जो आपकी कंडीशनिंग हुई थी, जो आदत डली थी। ठीक है, शेपिंग तब होगी जब मिल जाए हर बार, कि आप कबूतर ने चोंच मारी तो दाना आया उसके सामने, तो उसका व्यवहार उस तरफ बनता चला जाएगा, कि बच्चे को 1 स्टार मिला जब उसने सही से काम किया, फिर 2 स्टार मिले जब बहुत अच्छा राइटिंग में लिखा, ऐसे शेप होता चला जाएगा उसका बिहेवियर। जनरलाइजेशन अगेन, अगर सारी घंटियों पे पैवलव का कुत्ता जो है सेलिब्रेट करने लगता है, तो जनरलाइजेशन अगर ये हो जाए तो कंडीशनिंग नहीं हो पाती। डिस्क्रिमिनेशन है कि उसको पता था कि किस घंटी पे आपको सेलिब्रेट करना है, या किस घंटी पे खाना मिलेगा, यानी वो स्टिमुलस में विभेद कर पाया था। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो पिछली क्लास जरूर देख लें, वहां मैंने बहुत डिटेल में बताया है, अभी इसको टेस्ट की तरह थोड़ा सा लेना जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 28, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में, कंटेनिंग अ स्टूडेंट विद सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट, विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज द लीस्ट इफेक्टिव, सबसे कम प्रभावी या कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी सही नहीं होगी एक श्रवण बाधित छात्र के लिए, यानी वो बच्चा जिसको सुनने में तकलीफ है, सुनने में दिक्कत है। फटाफट से बताओगे, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप में से ज्यादातर लोग। चलिए देख लेते हैं, समझते हैं कहानी क्या है।
थर्ड ऑप्शन आप में से ज्यादातर लोग कह रहे हैं। यूजिंग विजुअल एड्स, हाँ जो बच्चा देख नहीं, सुनने में दिक्कत है तो उसको दिखा के पढ़ाओ। सीटिंग द स्टूडेंट इन फ्रंट रो, आगे बिठाओगे थोड़ा और सबसे ज्यादा टीचर के पास रहेगा तो आवाज ज्यादा क्लियरली आएगी। डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन सोनली थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस ओरल लेक्चर, नहीं जिसको सुनने में दिक्कत है और आप सिर्फ व्याख्यान के माध्यम से पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, उसको सुनने में ही दिक्कत है, भाई कुछ दिखाओ, बाकी सेंसेस भी तो यूज करो, है ना। ये ऐसा हो गया कि एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है जो देख नहीं सकता, आप उसको चार्ट दिखाए जा रहे हैं। भाई बाकी आप ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करोगे, आप टच एंड फील टेक्टाइल मटेरियल का इस्तेमाल करोगे जिसमें ब्रेल लिपि आ ही गई, या आप कुछ ओरली भी एक्सप्लेन करोगे बच्चे को, जितना देख पा रहा है उतना दिखाओगे भी, तो ऐसा नहीं है ना कि आप बाकी सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करोगे। रिटर्न ट्रांसक्रिप्शंस भी सही हैं, बट ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि ये गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, लीस्ट इफेक्टिव पूछा था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, मैच द लर्निंग कर्व्स विद देयर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। लर्निंग कर्व्स हमने पढ़े हैं, कॉन्केव कर्व पहली क्लास याद करो टॉप 50 वाली, कॉन्वेक्स कर्व, एस शेप्ड कर्व, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन कर्व, ये आप पढ़ते हैं, ठीक है। इनको मैच करना है कौन किससे सही से जुड़ा हुआ है, फटाफट से बताना, फिर मैं एक इमेज के माध्यम से आपको ये क्लियर भी करूंगी। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 52% लोग। चलिए समझते हैं। कॉन्केव कर्व होता है जो स्लो इनिशियली देन एक्सिलरेट्स ओवर टाइम, ये बढ़िया है एकदम, कि शुरुआत में धीमे बढ़ता है फिर स्पीड आपकी तेज होती है कॉन्केव में। जैसे आप कुछ भी नया शुरू करते हैं, समय लगता है, फिर आपकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे शुरुआत की क्लास में आपको मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड कराया है, धीरे धीरे जो जो नए कॉन्सेप्ट आते गए हैं उनको एक्सप्लेन किया है, अब मैं फटाफट से क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आपकी जो लर्निंग हो चुकी है तो वो स्पीड पकड़ ले। तो कॉन्केव में स्लो इनिशियल लर्निंग, शुरुआत में धीमा प्रारंभिक अधिगम, बाद में तेज हो जाता है। तो ए का सेकंड हो गया। ए का सेकंड कहाँ कहाँ है, दो ऑप्शन में है, बाकी के दो में नहीं है, तो इसको तो हम हटा देंगे, ठीक, इन दो में से चूज करेंगे। ये सिंपल एलिमिनेशन मेथड होता है जिससे आप टाइम बचा सकते हैं, अगर थोड़ी कंफ्यूजन है पेपर में तब भी सॉल्व हो जाएगा सवाल। कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स रैपिड इनिशियल, शुरुआत में बहुत तेजी से आपका ये ऐसा बनता है, शुरुआत में तेजी होती है बाद में स्लो डाउन हो जाता है। एस शेप्ड क्या है, तो ये फर्स्ट हो गया, यानी बी का फर्स्ट, यहाँ बी का थर्ड दिया हुआ है तो ये तो हट ही गया ऑप्शन, लेकिन फिर भी चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है एस शेप्ड, ये मिक्स्ड कर्व बोलते हैं इसको, कि बढ़ता है धीमे चलता है शुरुआत में, फिर कम होगा फिर बढ़ेगा, तो ये एस जैसी शेप बनती है इस कर्व की, है ना, इसको आप एस शेप का कर्व कह सकते हो, ठीक। स्ट्रेट लाइन कर्व एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब है हर दिन बराबर रेट पे सीख रहे हो, 2% 2% 2%, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये तो आइडियल हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा जो कि बनता नहीं है, तो ये लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 55% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। लर्निंग कर्व से एक सवाल जनरली आ जाता है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। और इसमें प्लेट्यू ऑफ लर्निंग क्या है, जहां पठार रुकावट आ जाए पढ़ने में, थकावट की वजह से मोटिवेशन कम हो जाए, टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाए यानी जटिल हो जाए, तो वो प्लेट्यू है, फटीग, थकान से, फिर वो उसको भी दूर किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, टीचिंग मेथड सही करके। कॉन्केव कर्व शुरुआत में धीमा है बाद में तेज है, तो इनिशियली शुरू है स्लो है। कॉन्वेक्स है, शुरुआत में तेज बढ़ता है बाद में धीमा हो जाएगा, ठीक है। फिर एस शेप्ड है, दोनों का मिक्सचर है। ये स्ट्रेट लाइन है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है स्ट्रेट लाइन। ये इक्वल रिटर्न्स, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स बोलते हैं, कि बराबर रिटर्न्स आ रहे हैं हर बार, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी आप धीमे सीखते हैं कभी आप तेज सीखते हैं, बराबर नहीं सीख सकते आप हमेशा या हर दिन। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच स्टेज ऑफ और लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल है, धीमे धीमे होती है विद टाइम, कि आप स्विमिंग भी सीखेंगे तो एक दिन में स्टेप सीख लेंगे सारे, पढ़ के सीख सकते हो, बट एक्चुअल में करना आप धीरे धीरे सीखते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए आप कोर्स लेते हो, पढ़ते हो 2-3 महीने कम से कम, क्योंकि 2 दिन पहले ही अगर जागोगे और कुछ भी नहीं पता होगा तो उससे समस्या आती है। कई बार पेपर क्लियर हो जाता है ऑफकोर्स, क्योंकि आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा होता है और फिर आपका रिवीजन हो जाता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। इन विच स्टेज ऑफ टीचिंग डज द एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट एंड रियल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट टेक्स प्लेस, यानी शिक्षण के किस चरण में विषय वस्तु की वास्तविक प्रस्तुति यानी कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है, और शिक्षक तथा छात्रों के बीच वास्तविक समय में अंतःक्रिया, बच्चे अगर सवाल पूछ रहे हैं, जैसे आप उधर से जवाब दे रहे हैं मैं बता रही हूं, तो ये इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग है। 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव यानी जब लेसन प्लानिंग करता है टीचर जाने से पहले, लेसन प्लानिंग, क्योंकि अभी पूर्व सक्रिय है, अभी सक्रिय नहीं है, टीचर क्लास में नहीं पढ़ा रहा है, उससे पहले का है, तो ये प्री एक्टिव फेज है। 3 फेजेस हैं टीचिंग के, है ना, ये पोस्ट एक्टिव में आ जाएगा, इवेल्युएटिव अलग से नहीं है ना। फिर इंटरएक्टिव फेज है जहां एक्चुअल में टीचिंग लर्निंग हो रही है प्रेजेंटेशन का, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, जैसे ये क्लासरूम चल रहा है अभी, तो ये अंतःक्रियात्मक चरण है, इंटरएक्टिव स्टेज है। पोस्ट एक्टिव है आफ्टर,
आफ्टर टीचिंग आप क्या है, रिकैप्चुलेट कराते हो, यानी रिवीजन कराते हो, पुनरावृत्ति कराते हो, होमवर्क देते हो, वट सवाल पूछ लोगे समझ में आया कि नहीं। तो इंटरेक्टिव फेज है आपका, जिसमें टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं और रियल टाइम प्रेजेंटेशन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ये आप फटाफट से सॉल्व कर पाएंगे। ये कहता है मैच द लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं कुछ या डिफिकल्टीज हैं, वो आपको देखनी है। डिसलेक्सिया फटाफट से समझोगे आप, रीडिंग डिसऑर्डर है, फटाक से सॉल्व करो, लाइक गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स, फटाफट से सॉल्व करो। हाँ देखिए, सेकेंड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन 45% लोग कह रहे हैं, जो कि सही भी है, देखते हैं सही है कि नहीं। डिसलेक्सिया यूजिंग एन अबेकस, कैसे पढ़ाओगे डिसलेक्सिक बच्चे को? मैथ मैनिपुलेटिव्स, मैथ के लिए तो फिर आप डिसकैलकुलिया वाले बच्चे का इस्तेमाल करोगे, तो बी का फर्स्ट हो सकता है, बी का फर्स्ट, यस। बी का फोर नहीं हो सकता, बी का फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो दो ऑप्शन तो हट गए। डिसग्रेफिया वाले बच्चों को कैसे पढ़ाओगे भाई? डिसग्रेफिया यूजिंग फोनिक्स बेस्ड मल्टी सेंसरी रीडिंग प्रोग्राम्स, तो रीडिंग की समस्या डिसलेक्सिया में होती है ना, मल्टी सेंसरी, तो ये ए का सेकंड हो गया। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया में लिखने की दिक्कत है, तो वाइड रूल्ड पेपर, क्योंकि इसको लाइन में लिखने में दिक्कत होती है बच्चे को, तो ये भी ठीक है, सी का फोर। विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करोगे, तो डी का थर्ड। सिंपल, कोई और बच ही नहीं रहा है ना ऑप्शन जो है। आगे बढ़ेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, 69% लोग सही जवाब दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 32, अगर आप इस तरह के सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी फिर ठीक है। ये डिसलेक्सिया वगैरह के सवाल इस तरह के सॉल्व अगर आप कर पा रहे हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन वाला जो भी सवाल जो भी व्यक्ति सॉल्व कर पा रहा है ना, जैसे प्याजी की स्टेजेस मैच करने वाला, ये मैच द फॉलोइंग में बहुत लोगों की गलतियां होती हैं अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती तो। जिसमें मैंने आपको सिंपल फंडा बताया हुआ है, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो इस बेसिस पे कि कोई भी एक तो समझ आ जाएगा आपको चार ऑप्शंस में से, उसके बेसिस पे आप बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। बात सही है या नहीं है? चाहिए, चलिए। इज योर नेचर नॉट गुड टुडे मैम? यार आई एम फीलिंग लेस एनर्जेटिक, ये कह सकते हो आप। और दूसरा क्या कहते हैं इसको, ये आज इलेक्ट्रिक कट भी रहे, ये मेजरली वही है। बट मैं छुट्टी करना नहीं चाहती थी, सैटरडे संडे भी मैंने रेस्ट ही किया है। मैं रोज़ रोज़ क्या बताऊँ आपको कि जो है तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है 2 महीनों से, माइग्रेन की दिक्कत है ही। उससे पहले दिसंबर में भी दिक्कत थी, फिर बीच में 1 महीने ठीक रहा। तो लेकिन टीचर्स का प्रॉब्लम ये है कि अगर हेल्थ की दिक्कत है तो आप ज़्यादा दिन छिपा नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि और छिपाने की ऐसी कोई बात भी नहीं है, बट वो क्लास को इम्पैक्ट करती है, मतलब वो एनर्जी ना डाउन हो, इसलिए मैं कहना नहीं चाहती, बट वो दिख जाती है फिर। और पेपर आपका पास में है, तो मेरी कोशिश है कि चलो प्रैक्टिस के तौर पे इसे ही क्वेश्चन करा दूं, है ना। क्वेश्चन नंबर, देखिए, तो ये है बात। मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी असर्ट्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, अभी सिलेबस में है आपके, सी टेट में भी आता है ये तो। आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान मानता है कि संज्ञान यानी दिल और दिमाग, यही इसी की बात अभी हम कर रहे थे कि आपको दिख जा रहा है कि मैं जैसे एक्सप्लेन करती हूँ एनर्जी से शायद आज उतनी नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, इमोशन मतलब हेल्थ की वजह से बिगड़ा हुआ है, जो इसका प्रभाव एक्सप्लेनेशन पड़ रहा है। तो कॉग्निशन इमोशन इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बाई डायरेक्शनल है एंड डायनेमिकली इंटरट्वाइंड, यानी कॉग्निशन इमोशन को और इमोशन कॉग्निशन को, दिल दिमाग को और दिमाग दिल को दोनों प्रभावित करते हैं। कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशन हावी हो गया, आप बहुत ज़्यादा डर गए पेपर में, फियर बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो आपको याद है कॉग्निशन में, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी जो भी है आपकी, वो भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डर तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं डरना है। सिंगल डायरेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ जेजोंग मानते हैं एक व्यक्ति के इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से प्रभावित हैं, मतलब स्वतंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग एज एन इनोवेटिव टीचिंग मेथड इज प्रीमैरली यूज टू फोस्टर, जबकि मैं एक्साइटेड थी इस क्लास को लेके काफी, बट लंबी क्लासेस लेने की वजह से, और इट्स लाइक यू आर टेकिंग मेडिसिन फॉर माइग्रेन, फिर आप पढ़ा रहे हैं लाइट में ही, स्क्रीन का ही पूरा काम है, प्रेपरेशन भी लैपटॉप पे होती है, क्लास भी स्क्रीन है सामने जिसमें कमेंट पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन भी इसी में पढ़ रही हूँ, यहाँ पे जो है 1 दर्जन लाइट्स ऑन है, लिटरली 1 दर्जन लाइट्स ऑन है, 4 3 12, हाँ, और दो नीचे 14 लाइट्स, स्टूडियो में ऑलरेडी लाइट इतनी है, तो जितना ठीक नहीं होता है वो उतना गड़बड़ हो जाती है जैसे ही क्लास लेती हूँ। बट एग्जाम का टाइम है, तो कितनी छुट्टी करे इंसान। और आप लोगों का प्यार इतना रहता है, कमेंट पढ़ के तो लगता है कि भाई पढ़ाई लो, है ना। नहीं तो मैं तो पहले जितना एक्टिव तो अभी मैं रहती भी नहीं हूँ, थोड़ा चिल मोड में रहती हूँ, ये ऐसे
बट कोशिश रहती है कि जो जिम्मेदारी हो, चाहे वो कोर्स की हो, यहाँ की हो, आपको जो बोल दिया हो वो तो करा ही दूं एटलीस्ट। थर्ड ऑप्शन 92% लोग कह रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग एज एन इनोवेटिव टीचिंग मेथड इज प्रीमरली यूज टू फोस्टर। ब्रेन स्टॉर्मिंग किसके लिए? रोट मेमोराइजेशन के लिए होता है? नहीं। ग्रुप में क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग? नहीं। ब्रेन स्टॉर्म हो रहा है यानी ग्रुप में बच्चे अलग अलग आइडियाज सोच रहे हैं, तो कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी। अपसारी चिंतन लगेगा। क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, यस। डिसिप्लिन इन द क्लासरूम? नहीं, डिसिप्लिन के लिए नहीं है इसमें तो, बल्कि जब टीचर बच्चों से ग्रुप में किसी प्रॉब्लम पे सोचने को कहेंगे तो बच्चे बताएंगे अलग अलग आइडियाज, फिर बोर्ड पे लिखते रहेंगे टीचर, और फिर बाद में उस पर मंथन होगा, है ना। इसीलिए इसको मस्तिष्क मस्तिष्क उद्वेलन भी बोलते हैं। दिमाग का आपका स्टॉर्मिंग हो रही है यानी आइडियाज निकल करके आ रहे हैं, तो क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, और दिया किसने? एलेक्स एफ ऑसबर्न ने। क्रिएटिविटी से भी हम इसको जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, मैच द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट विद देयर प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट। जेरोम ब्रूनर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, बताओ फटाफट। जेरोम ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम दिया है, कि जो करिकुलम आज की डेट में भी आपका डिजाइंड है, इन्होंने एनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक वो भी दिया है ना। और अगर आप बात करेंगे सर्पिल या फिर वर्तुलाकार पाठ्यचर्या कहिएगा, पाठ्यक्रम सिलेबस होता है, पाठ्यचर्या बड़ी होती है, करिकुलम सिलेबस जस्ट पार्ट होता है। करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, प्रेयर से लेके एग्जाम से लेके पढ़ाई से लेके करिकुलर को करिकुलर सब आ जाता है, सिलेबस जस्ट सिलेबस है, आपको पता है। ठीक है ना। स्पाइरल करिकुलम क्या है? कि स्पाइरल की तरह आपका करिकुलम है, पहली क्लास में जो पढ़ा है वो दूसरी में काम आएगा, वो उससे जुड़ा हुआ है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, 7वीं 8वीं में वही टॉपिक और मुश्किल हो जाएगा। इसको स्पाइरल करिकुलम कहते हैं, जिसकी बात आपके ब्रूनर करते हैं। ठीक। एल्बर्ट बेंड्यूरा ने रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात की है, कि ये एक ट्राइंगल बनता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का बेंड्यूरा के अकॉर्डिंग, कि बिहेवियर एक व्यक्ति का, है ना, पर्सन और एनवायरमेंट ये तीनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। आपके बिहेवियर का प्रभाव आपके एनवायरमेंट पे पड़ेगा, उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। ठीक। चलिए खैर, अगर हम बात करते हैं यहाँ तो ये रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इतना वैसे जनरली नहीं जाता है डिटेल में। डेविड ऑजुबेल ने मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, तो जेरोम ब्रूनर से जोड़ लो फर्स्ट का सेकंड दो जगह पे, ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए। फिर सेकंड का फर्स्ट यहाँ है। थर्ड का डेविड ऑजुबेल मीनिंगफुल लर्निंग, यस, इन्होंने 4 टाइप की लर्निंग की बात की है ना, जो रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। ठीक। तो अगर हम बात करें, थॉर्नडाइक ने आइडेंटिकल एलिमेंट की बात की है, कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा अगर आइडेंटिकल हैं दो एलिमेंट्स, यानी साइकिल चलाने में और बाइक चलाने में कुछ एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, हैंडल करना जैसे बैलेंस बनाना, तो एक जो अगर साइकिल आती है आपको तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में बाइक सीखने में भी मदद करेगा, इसको आइडेंटिकल एलिमेंट कहेंगे। कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद का सिद्धांत की भी बात की है थॉर्नडाइक ने, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड में जो कनेक्शन है उसकी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि दे भी पा रहे हैं 63% लोग एकदम करेक्टली। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 35। ये क्या कहता है? अ स्टूडेंट हु प्रीवियसली हेटेड रीडिंग स्टार्ट्स रीडिंग डेली बिकॉज द टीचर प्रेजेस देम एंथुजियास्टिकली आफ्टर एवरी कंप्लीटेड बुक। पहले पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था बच्चे को, बट टीचर ने प्रेज करना शुरू किया पढ़ने के लिए, तो बच्चा पढ़ने लगा क्योंकि टीचर से तारीफ चाहिए। दिस बिहेवियरल चेंज डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट्स, यानी ये जो व्यवहार में परिवर्तन है, कि कोई टीचर आ गई, जो टीचर पसंद है उसकी वजह से फिर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, पसंद है एज इन वो अच्छा पढ़ाती हैं, इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया बच्चे का, या रिवॉर्ड देने लग गए हर किताब पूरी करने पे, तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। और ये लॉ ऑफ इफेक्ट अगर ऑप्शन में यहाँ होता ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता, क्योंकि रीइंफोर्समेंट की बात आपकी ज्यादा करते हैं कौन? स्किनर। बट जो स्किनर का रीइंफोर्समेंट है वो इन्हीं की थियोरी पे, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे ही बेस्ड है ना, कि अगर जिस चीज का प्रभाव हम पे, क्योंकि थॉर्नडाइक पुराने हैं, स्किनर तो नए हैं, तो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव के सिद्धांत पे, किसी चीज का प्रभाव अगर आप पे पॉजिटिव पड़ेगा तो आप दोबारा उसको करेंगे, यानी पॉजिटिव प्रभाव पढ़ा बच्चे ने, टीचर ने कहा वेरी गुड, या टीचर का पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ता तो फिर नहीं रिपीट करते आप उस चीज को। समझ गए? टॉलमेंस कॉग्निटिव मैप वो साइन लर्निंग में आ जाएगा। लॉ ऑफ रेडीनेस, कि बच्चा सीखने के लिए तैयार है या नहीं है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर लो। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अचानक से एक दिन कंडीशनिंग जागृत हो जाती है, उन सब पे नहीं जाएंगे, अभी थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट है ये सिंपल। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडोलेसेंस। किशोरावस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है, यानी मुख्य विशेषता या मुख्य विशेषताओं में से नहीं आता है। 12 से 18 किशोरावस्था, 12 से 18 अडोलेसेंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है। हीरो वर्शिप आता है भाई, वीर पूजा, के
किसी को देख लिया, फेवरेट एक्टर है, फेवरेट एक्ट्रेस है, कोई क्रिकेटर है, वैसे ही बाल कटाते हैं अब, है ना, और जो वो बोलते हैं वैसे ही मानते हैं, तो हीरो वर्शिप कर रहे हैं। किसी मूवी में किसी एक्टर को देख लिया है, ये होता है इस उम्र में, हीरोज बना लेते हैं बच्चे अपने। एंड ऑफ इमेजिनरी फियर्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, इमोशंस स्टेबल नहीं होते, 2 मिनट में नाराजगी, 2 मिनट में गुस्सा, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है। डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की इच्छा होती है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे घूमने जाने दो, दोस्तों के साथ नाइट आउट करने दो, फलाना करने दो, तो ये इंडिपेंडेंस की बहुत इच्छा होती है इस उम्र में, 12 से 18 में। लेकिन फीलिंग ऑफ रिवोल्ट भी है, क्योंकि इंडिपेंडेंस की इच्छा है ना, विद्रोह की भावना। एंड ऑफ इमेजिनरी फियर्स, ऐसा नहीं होता कि फियर्स ये इस स्टेज के बारे में नहीं है, चाइल्डहुड में जनरली ये देखने को मिलता है ना, कि इमेजिनरी फियर्स हैं, और फियर्स यहाँ भी होते हैं, लेकिन ये इसकी विशेषता नहीं है, अलग तरह के फियर्स हैं, करियर को लेके और चीज़ों को लेके, लुक्स को लेके, सेल्फ कॉन्शियस होता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ का मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एडोलेसेंस का। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, द डायरेक्टिव काउंसलिंग, हमने लास्ट क्लास में बात की थी काउंसलिंग की। द डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच विच प्लेसेस द काउंसलर इन द सेंट्रल रोल ऑफ डायग्नोजिंग एंड ऑफरिंग सॉल्यूशंस वाज प्रीमरली एडवोकेटेड बाय, ये आपके सिलेबस में है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और नया ही ऐड हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें निर्देशात्मक परामर्श दृष्टिकोण, जो परामर्शदाता को निदान करने और समाधान पेश करने की केंद्रीय भूमिका में रखता है, यानी जहां डायरेक्टिव काउंसलिंग मतलब डायरेक्ट करेगा, आपका काउंसलर जो है वो समाधान बताएगा। नॉन डायरेक्टिव होती है आप समाधान तक, यानी क्लाइंट समाधान तक, बच्चा समाधान तक खुद पहुंचेगा। नॉन डायरेक्टिव दी है किसने? कार्ल रॉजर्स ने, ठीक है ना, इसमें गलत जवाब नहीं देना है, 50% लोग सही दे रहे हैं। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है, यानी डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, व्यक्ति को डायरेक्शंस दी जाएंगी, वो खुद से, नॉन डायरेक्टिव है, खुद से सॉल्यूशन तक पहुंचेगा। डायरेक्टिव है जहां सीधा सॉल्यूशन बताया जाएगा, काउंसलर सेंट्रल रोल प्ले करेगा, वो विलियमसन ने दी है। 2 प्रकार की काउंसलिंग है आपकी, ठीक है जी। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो गाइडेंस है, काउंसलिंग बेसिकली प्रोफेशनल के द्वारा दी जाती है, गाइडेंस कोई भी दे सकता है, आपका पेरेंट, आपका दोस्त, आपके टीचर, है ना, आपके प्रिंसिपल, कोई भी गाइडेंस दे सकता है, बट काउंसलिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी है। और गाइडेंस एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर काउंसलिंग आ जाती है, या काउंसलिंग क्या है, एक सेंट्रल या इंटीग्रल पार्ट है किसका? गाइडेंस का। दूसरा जो आपकी ये गाइडेंस है, ये ऐसा नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्रेडल टू ग्रेव चलती है, यानी आपके पालने से लेकर के और मृत्यु तक। तो ये बेसिक सी बातें गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में जो मैंने आपको 1 मिनट में बता दी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, ये क्या कहता है, आरटीई एक्ट के बारे में कुछ चीजें हैं जो क्या कहती हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांग बच्चों के संबंध में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या कहता है। पहला ऑप्शन है, इट मैंडेट्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर CWSN अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। इट कंप्लीटली बैन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स, नहीं ये इसका काम नहीं है, ओनली वन इज द राइट आंसर। और इसमें आरटीई में नहीं आता है, वो भी RPWD एक्ट में अलग से ये कहा गया है कि 18 साल तक, लेकिन क्योंकि प्रीवियसली ऐसे ही पूछा गया है कि जो डिसेबल्ड बच्चा है 6 से 14 वर्ष के लिए, नॉर्मल बच्चे के लिए जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, और अगर डिसेबल्ड बच्चे की बात करें तो, या पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN की बात करें, तो 18 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, और आरटी ने ये बात कही है, इसको इम्प्लीमेंट RPWD एक्ट 2016 के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 1 था इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इन बेंड्यूराज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग द फेज वेयर अ चाइल्ड ट्रांसलेट्स द सिंबॉलिक मेंटल रिप्रेजेंटेशंस इनटू फिजिकल एक्शंस इज टर्म्ड एज, बंड्यूरा के अवलोकनात्मक अधिगम में वह चरण जहां एक बच्चा प्रतीकात्मक मानसिक अभ्यावेदन को भौतिक क्रियाओं में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? सिंबॉलिक मेंटल रिप्रेजेंटेशंस इनटू फिजिकल एक्शन, यानी जो उसके दिमाग में है उसको वो फिजिकली एक्ट कर पाएगा। तो अटेंशन यानी आपने ध्यान दिया, रिटेंशन जो दिमाग में रह गया, आप बच्चा खुद से वो एक्टिविटी करके देख रहा है, तो इसको रिप्रोडक्शन कहेंगे, है ना। पुनः प्रस्तुतिकरण कहेंगे। अगर ये इस पे मोटिवेशन मिला तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा मोटिवेशन का, ARPR, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, और R मतलब रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन, ठीक। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, मॉडलिंग के 4 स्टेप हैं ये। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40th देखिएगा और बताइएगा, इसमें सही जवाब दिया 77% लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 40th क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, फटाफट से बताओगे। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, और चाइल्ड डेवलपमेंट आपका जो है भी सिलेबस में दिया हुआ, तो आप जवाब दे पाएंगे, बताइए फटाफट से। पेपर में ज्यादा दिन नहीं है, जितना हो सके पढ़ लीजिए।
बहुत बढ़िया। 46% लोग या 48% लोग हैं जो सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हाँ, ये कोई प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है। प्रतिवर्ती का सिद्धांत कुछ नहीं होता, रिवर्स नहीं होता। आज आप 18 साल के हैं, कल आप 12 साल के नहीं बन सकते। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो कल आप एडोलेसेंस में या चाइल्डहुड में नहीं जा सकते। रिवर्स नहीं होता इसमें, रिवर्स गियर नहीं लगता। किसमें? चाइल्ड डेवलपमेंट में। मॉडिफिकेशन संभव है, आप मॉडिफाई कर लेंगे, अपनी आदत बदल लीजिए, कोई चीज बदल लीजिए। मॉडिफिकेशन संभव है, प्लास्टिसिटी होती है, चेंज कर सकते हो, अमेंडेबिलिटी है, बट रिवर्सिबिलिटी नहीं है। कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, सारी दुनिया के बच्चे एक तरह से बड़े होते हैं। पहले सब चलना सीखते हैं फिर दौड़ना सीखते हैं। ऐसा नहीं अमेरिका का बच्चा है तो वो दौड़ना पहले सीखेगा, चलना बाद में सीखेगा। नॉट पॉसिबल। तो पैटर्न सबके लिए सेम है, रेट अलग हो सकता है, दर में भिन्नता पाई जा सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि यही गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट अमॉन्ग दीज थियरिस्ट बेस्ड ऑन देयर कोर फोकस ऑफ स्टडी। आपको ऑड वन आउट यानी 3 जो है वो एक टॉपिक से जुड़े हुए हैं, बाकी एक है कोई जो ऑड वन आउट है, डिफरेंट है, दूसरों से भिन्न है। ये तरीका भी यूपीटेट काफी अपनाता है पूछने का सवाल। तो आप बताएंगे फटाफट से कौन सा अलग है। अब्राहम मैस्लो मोटिवेशन की बात करते हैं, क्लार्क हल ये ड्राइव रिडक्शन की बात करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये विक्टर व्रूम है जो मोटिवेशन की बात करते हैं। वोल्फगैंग कोहलर हैं जो किसकी बात कर रहे हैं? वोल्फगैंग कोहलर बात करते हैं इंसाइटफुल लर्निंग की। किसकी बात कर रहे हैं? इंसाइटफुल लर्निंग की। ट्राई कर लो इसमें, 33% लोग जवाब दे रहे हैं। फोर्थ अब बदल गया है आपका जवाब, कोई बात नहीं। 1 मिनट का पॉज मैं भी ले लेती हूँ, लगातार बोल रही हूँ तब से। मुझे लगता है आज तो थोड़ा लो एनर्जी में ही सेशन हुआ है। कल कोशिश करेंगे थोड़ी एनर्जी बढ़ा पाए। छुट्टी नहीं कर सकते थे यार, क्वेश्चंस करना ज़रूरी था। कोई बात नहीं, किसी किसी दिन लो एनर्जी में भी काम चलाना ही पड़ता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। फोर्थ ऑप्शन, अब आपका जवाब बदल गया, नहीं तो थर्ड आप लोग कह रहे थे। फोर्थ ऑप्शन सही है, नहीं तो थर्ड गलत था, इसीलिए मैंने आपको कहा था और सोच लो। वोल्फगैंग कोहलर, क्योंकि ये इंसाइटफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं, सूझ का सिद्धांत इनसे एक बार एक सवाल कम से कम आता ही है वोल्फगैंग कोहलर से, इंसाइट लर्निंग से। सूझ का सिद्धांत, आहा मूवमेंट, है ना, दिमाग की बत्ती जलेगी, अचानक से समाधान आएगा, सडन सॉल्यूशन, कि भाई आपने कोई चीज घर में कहीं रखी, फिर 2 मिनट बाद आपको अचानक से याद आएगा, ढूंढने गए नहीं मिली, तो इंस्टेंट अचानक से आहा मूवमेंट, यूरेका मूवमेंट, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। यूरेका मूवमेंट, यूरेका का क्या मतलब होता है? आई फाउंड इट, मिल गया। ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर, तो इनकी थियरी जो है वो इंसाइट की है, लर्निंग की थियरी है। बाकी जो थियरीज है ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन की है, चाहे वो विक्टर रूम हो, क्लार्क हल हो, अब्राहम मैस्लो हो, है ना, ये ड्राइव रिडक्शन और ये सब। तो वोल्फगैंग कोहलर इनसे अलग हैं, वो क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। 42वां सवाल कहता है, द टीचिंग प्रिंसिपल दैट सजेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टेंजिबल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूलाज इज नोन एज द मैक्सिम ऑफ। यानी शिक्षण का वह सिद्धांत जो अमूर्त सूत्रों को पेश करने से पहले मूर्त या वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से शुरू करने का सुझाव देता है, किस सूत्र के रूप में जाना जाता है? तो वास्तविक दुनिया या रियल लाइफ यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, इनको टच फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, बाद में अमूर्त चीजें, यानी पहले उदाहरण दो फिर बाद में अमूर्त चीजें। उदाहरण जो बच्चा जानता है, नोन टू अननोन जाना है ये एक तरह से, मूर्त से अमूर्त की ओर। एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन अब एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है कि डेफिनेशन आपको बाद में फिर इंट्रोड्यूस की जाए, या अमूर्त चीजें जो सामने नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह लो आप इसको, नोन टू अननोन कह लो, है ना। एनालिसिस टू सिंथेसिस जाते हैं, लेकिन वो इसके बारे में नहीं है, ठीक है ना। एनालिसिस में आप होल टू पार्ट्स ही जाते हैं, वैसे ही आपकी जानकारी के लिए बता दे रही हूँ, है ना। और सिंथेसिस में आप पार्ट्स टू होल जाते हैं, कुछ नया फॉर्म करते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से अमूर्त, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी सरल से जटिल की ओर, ये 3-4 मुख्य आपके मैग्जिम्स हैं, सूत्र हैं टीचिंग के। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन, यानी वॉटसन के अकॉर्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनेट प्राइमरी इमोशन प्रेजेंट एट बर्थ। जन्म के समय 3 संवेग या इमोशन होते हैं। क्या कर रहे हो भाई? 3 इमोशंस होते हैं जन्म के समय, जो बाय बर्थ हैं 3 इमोशंस। आपके पॉल से याद रखना है, एज पर जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन के अकॉर्डिंग, इन्होंने एल्बर्ट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये कहते हैं आप मुझे एक दर्जन हेल्दी बच्चे दो, मैं उनको कुछ भी बना दूंगा, चोर डॉक्टर सिपाही, कंडीशनिंग करके, है ना, कौड़े लगा के, जैसे भी, बट बना दूंगा। तो फियर, एंगर और लव, यानी भय, क्रोध और प्रेम बाय बर्थ होते हैं व्यक्ति में।
ऐसा कहते हैं आपके जेबी वॉटसन। तो ये तीनों तो हैं। जेलेसी की बात वॉटसन नहीं कर रहे हैं, ईर्ष्या की बात वॉटसन नहीं कर रहे हैं, ये बाद में आप सीख लेते हैं। वॉटसन के अकॉर्डिंग फियर, एंगर, लव है, जेलेसी नहीं। पॉल से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। फाइंड द ऑड वन आउट अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट। निम्नलिखित आकलन के प्रकारों में से विषम को छांटिए। बताइए, ऑड वन आउट आप सेलेक्ट कीजिए टाइप्स ऑफ असेसमेंट में से, ठीक है ना। ऑड वन आउट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक, जो अगर देखिए वैसे भी ध्यान रखना, डायग्नोस्टिक जो है गैप पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, कहाँ प्रॉब्लम है वो पता करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग या फीडबैक के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। सबमेटिव अगेन आपका जो भी रैंक या रिजल्ट फाइनल जो है उसके लिए, ये जजमेंट के लिए होता है जनरली। लेकिन एप्टीट्यूड असेसमेंट, एप्टीट्यूड टेस्ट है किसी स्किल को सीखने की इनेट क्षमता आप में है या नहीं है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये अलग है। ये बाकी ये तीनों सीसीई से जुड़े हुए हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से। एप्टीट्यूड टेस्ट इज डिफरेंट, कि आपको गा करके दिखाया जा रहा है, कोई टेस्ट दिया जा रहा है आपको कि आपको ये गाना सिखाएं या नहीं सिखाएं, इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट डिफरेंट है, ये बाकी सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पार्ट है बाकी ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। स्कूल काउंसलर यूजेस एम्बिगुअस इंक ब्लॉट्स टू अनकवर अ स्टूडेंट्स हिडन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस असेसमेंट टेक्निक इज फंडामेंटली व्हाट। एक स्कूल परामर्शदाता या काउंसलर है जो छात्र के छिपे हुए भावनात्मक संघर्ष या द्वंद्व जो चल रहे हैं मन के अंदर, उनको उजागर करने के लिए इंक ब्लॉट टेस्ट का, शाही धब्बा परीक्षण का इस्तेमाल करता है। तो ये कैसी टेक्निक है? इंक ब्लॉट टेस्ट आप याद कीजिए कि जो आपको जो है 31 कार्ड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। व्यक्ति याद आ रहे हैं? हरमन रॉरशाह। प्रोजेक्टिव टेक्निक है ये, पर्सनैलिटी को असेस करने का प्रक्षेपण विधि है। सोशियोमेट्रिक है कि आपके रिश्ते आपस में, आपके दोस्तों से, आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में बच्चे के कैसे रिश्ते हैं बाकी लोगों से, ये सोशियोमेट्री है, ठीक है ना। समाज मिति। प्रोजेक्टिव क्या है? प्रक्षेपी तकनीक है। प्रक्षेपी तकनीक है यानी प्रोजेक्ट करेगा इनडायरेक्टली, ये इंक ब्लॉट के आधार पे जो वो बताएगा कि मुझे इस शाही धब्बा कार्ड में ऐसा दिख रहा है, दो बादल दिख रहे हैं, या कोई लड़ते हुए दिख रहा है, या कोई मारते हुए दिख रहा है, तो इससे पता लगेगा कि बच्चे के द्वंद किस साइड है, दिमाग में चल क्या रहा है। जैसे सपनों से एनालिसिस करते हैं, वो भी प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ठीक है ना। साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं है ये, कोई फॉर्मेटिव नहीं, साइकोमेट्रिक तरीका नहीं है ये, दिस इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक थीमेटिक एपरसेप्शन है जिसको मॉर्गन एंड मोरे ने दिया था, ये सब हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, प्लीज देख लीजिएगा जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं। बाकी के जो 4 सेशन इससे पहले हुए हैं उसमें बहुत कुछ कवर हुआ है। हाँ, 10 कार्ड्स होते हैं मैम, वो चिल्ड्रन एपरसेप्शन में है एज फार एज आई रिमेम्बर, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था, एक बार चेक कर लेना। लास्ट लास्ट क्लास में या लास्ट में मतलब ये जो 4 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी है बताओ मुझे। चले 74% लोग। एक मिनट रुकेंगे यार, तब चलेंगे। चले। यूपीटेट इंग्लिश, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? क्वेश्चन है 55, 10 कार्ड्स ही होते हैं मैम। इंक ब्लॉट में, हाँ आप सही बोल रहे हो, इंक ब्लॉट में 10 कार्ड्स का इस्तेमाल होता है, और थीमेटिक एपरसेप्शन है वो जो मैं बात कर रही थी ना 33 की, टेट मॉर्गन एंड मरे, उसमें 33 कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। 31 + 2 जनरली नहीं पूछता है, बट ठीक है, पता हो तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46।
not a big issue. A student is highly self-aware, deeply understands their own motivations, strengths and weaknesses and uses this to regulate their learning. According to Gardner, they possess high. यानी एक छात्र है जो अत्यधिक रूप से आत्म जागरूक है, अपने बारे में सेल्फ अवेयर है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो किस चीज से मोटिवेट होता है, कमजोरियां क्या हैं उसकी, सुबह अच्छे से पढ़ पाएगा कि शाम को अच्छे से पढ़ पाएगा, है ना, कैसे तैयारी करे तो सारा सिलेबस कवर हो जाए, खुद को लेके इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ, जो व्यक्ति खुद को जानने में इंटेलिजेंट है वो सेल्फ यानी इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस है। दूसरों को, अदर्स मोटिव्स, अदर्स मूड्स तो इंटरपर्सनल हो जाएगा। नेचुरलिस्टिक, जो नेचर को जानने में बेहतर होगा, पौधे, फूल, पत्तियां, वॉटेवर, फॉरेस्ट। स्पेशल इंटेलिजेंस, जो डायरेक्शंस का जिसको ज्ञान होगा। आगे बढ़ेंगे जिसमें आर्किटेक्ट आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, इन फॉर्मेटिव असेसमेंट व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर। रचनात्मक मूल्यांकन में टीचर का क्या रोल है। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक के लिए है ना, जिसमें चेंजेस संभव हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबमेटिव होता है जो फाइनल जजमेंट के लिए होता है, जैसे बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में फाइनल एंड ऑफ ईयर नहीं, ये सबमेटिव होगा, SA। टू कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, ये ऑनगोइंग होता है, साल भर समय समय पे फॉर्मेटिव असेसमेंट चलता रहेगा। रैंक करने के लिए नहीं है ये, स्ट्रिक्टली रोट लर्निंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 96% लोग दे रहे हैं, यानी तैयारी आपकी ठीक चल रही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली कंसिडर्ड टूल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन के टूल, देखो पेपर पेंसिल टेस्ट कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन के में सबमेटिव में हो जाएगा। एनुअल रिटर्न एग्जाम सबमेटिव में आएगा, पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर्मेटिव में नहीं आएगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यस, पोर्टफोलियो यस, कॉन्सेप्चुअल मैपिंग ड्यूरिंग क्लास, कॉन्सेप्ट मैपिंग, जो भी एक्टिविटी रिलेटेड चीजें होंगी वो सब फॉर्मेटिव में चली जाएंगी, ठीक है। तो ए को छोड़ के बाकी सब जो है यहाँ फॉर्मेटिव में चले जाएंगे, वो सबमेटिव में आएगा, बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, BCD। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 88% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज आप इसको टेस्ट की तरह ही मानो। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद का जनक किसको कहेंगे। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बताइए। प्रकार्यवाद, JB वॉटसन को बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। फियर, एंगर, लव, इनका वो 1 दर्जन बच्चों वाला स्टेटमेंट, एल्बर्ट पेन का एक्सपेरिमेंट कंडीशनिंग को लेके। वुंट को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड यहीं से आया था, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। ओवरऑल भी फादर ऑफ साइकोलॉजी कई लोग विलियम वुंट को कह देते हैं, कई लोग अरस्तु को कहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं हम, या साइको डायनेमिक साइको सेक्सुअल थियोरी एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। विलियम जेम्स हैं जिनको फंक्शनलिज्म का फादर कहते हैं, ठीक है, कि फंक्शन कैसे करता है ब्रेन। पहले थॉर्नडाइक भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए थे, बाद में वो व्यवहारवाद में चले गए। एनीवे ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, सही जवाब 50% लोगों ने दिया। ये बस आपके ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, ज़रूरी नहीं है फंक्शनलिज्म पूछा जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा बीच बीच में अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन भी आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, एन असेसमेंट डिजाइन टू मेजर अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्ट्रिक्ट लर्निंग स्टैंडर्ड्स रादर देन कंपेयरिंग देम टू अदर स्टूडेंट्स इज नोन एज। ये CCE का सवाल है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का, है ना, कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अगेंस्ट मापा जा रहा है, ना कि बाकी बच्चों से आपकी कोई रैंक मापी जा रही है। कौन सा टाइप का टेस्ट है, बाकी बच्चों से अगर मेरिट बने तो ये नॉर्म रेफरेंस हो जाएगा। यूपीटेट क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस है। एक क्राइटेरिया है 60% नंबर ले आओ, 90 नंबर ले आओ जनरल में, 82 नंबर ले आओ आप किसी भी कैटेगरी में, तो आपका क्राइटेरिया मैच हो गया, इसी को क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं। लेकिन दूसरे बच्चों से जब आपको मेरिट में आना हो, कल को सुपर टेट है, DEET+B है, KVS है, तो वहाँ आपका ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट चलेगा, जिसमें बाकियों के साथ कंपेरिजन है। ये सोशियोमेट्री और प्रोजेक्टिव टेस्ट पर्सनैलिटी के लिए है, ये ओवरऑल यहाँ पे टेस्ट की बात चल रही है, असेसमेंट की। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, 3 सवाल और हैं भाई। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखिए 3 लेवल हैं टीचिंग के, MUL बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मेमोरी लेवल, जहां सिर्फ याद रखने की बात होती है ना, रोट मेमोराइजेशन, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ABCD, ये सब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में है। अंडरस्टैंडिंग, जहां आप चीजें समझते हैं, मॉरिसन बात करते हैं इसकी, है ना, MUR बोलेंगे इसको। और लास्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें जॉन डुई भी बात करते हैं। यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा थिंकिंग आपकी एक्टिव होती है। रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। ये टीचिंग के लेवल्स हैं 3, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब बात करेंगे हम टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सा इंक्लूडेड है ये पूछा है आपसे।
फटाफट से बताओगे आप। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ पाए आप। बिल्कुल 38% लोग सही कह रहे हैं। अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में इंक्लूडेड है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो कि मॉरिसन ने दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट क्लास में इनके स्टेप्स भी पढ़े थे हमने, याद होगा आपको, ठीक है ना। EPAOR से याद रख सकते हो, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेसिटेशन। एनीवे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, ये याद रखने वाली चीज है ज्यादा। 52 है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल कोशेंट, EQ किसने दिया है फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि या शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है, बताइए फटाफट से। एजुकेशनल अचीवमेंट और आपकी एज क्या है उसके हिसाब से अगर एजुकेशनल अचीवमेंट पीछे छूट रही है तो आप एजुकेशनली बैकवर्ड कहलाएंगे, यानी जिस लेवल पे बच्चा होना चाहिए अगर उससे पीछे है, भाई छठी कक्षा में है तो 6th क्लास का उसको आना चाहिए लेकिन वो 4th पे ही है, अभी 4th क्लास का भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब वो एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये कॉन्सेप्ट दिया है साइरल बर्ट ने, साइरल बर्ट ने। आगे बढ़ेंगे, आज का आखिरी सवाल, नहीं सेकंड लास्ट। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है जिसमें क्रिएटिविटी आपकी आती है, 25 साल तक ये बढ़ती है, उसके बाद ये घटने लगती है। और दूसरा क्रिस्टल इंटेलिजेंस होता है, क्रिस्टल जीवन भर आप जो पढ़ रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं लर्निंग के माध्यम से, ये आपकी इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिविटी में काम आती है। तो ये रेमंड बी कैटल ने ही दोनों को दिया है, फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस की बात उन्होंने की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 54, आई थिंक ये आज का नहीं, एक और सवाल है। मॉडर्न एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिसीज सच एज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एडवोकेट फॉर अ शिफ्ट इन असेसमेंट पैराडाइम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज हैवीली एम्फेसाइज्ड बाय दिस पॉलिसी, यानी जो आपकी NEP 2020 है वो मूल्यांकन के प्रतिमानों में बदलाव की बात करती है कि एवेल्यूशन के तरीके को थोड़ा सा बदलना चाहिए, तो कौन से तरीके को अपनाने की बात वो करेगी, बताइए एक बार। तो अगर हम ये महामैराथन सारे कंप्लीट टॉपिक्स हैं भाई इसमें, फटाफट से बताओ। प्रैक्टिसिंग अ यूनिटरी नोशन ऑफ इंटेलिजेंस, नहीं यूनिटरी इंटेलिजेंस नहीं, किसी सिंगल है इंटेलिजेंस, कोई सिंगल पॉइंट है। सबमेटिव फॉर्म्स नहीं, डिवेल्यूइंग नहीं। इनकॉर्पोरेटिंग सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट, 360 डिग्री असेसमेंट की बात पॉलिसी कर रही है। हालांकि सिलेबस में नहीं है बट यू नेवर नो कब पूछ ले, है ना। सिलेबस तो इन्होंने वही पुराने वाला उठा के चेप दिया ज़्यादातर, तो लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जब से पेपर हुआ है उसके बाद से आप देख रहे हैं, तो सवाल आते हैं खूब। क्वेश्चन नंबर 55, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक और चीज़ करती है, जो आपका असेसमेंट है उसको सबमेटिव से यानी योगात्मक से रचनात्मक की ओर ले जाने की बात करती है, ठीक है। योगात्मक की जो परसेंटेज है वो 60% रहती है पेपर में, जो FA होते हैं वो 40% के, FA1 FA2, टर्म एंड को हम ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे से शिफ्ट करना है FA पे, एक्टिविटी पे शिफ्ट करना है। ये लास्ट सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 55। एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट दैट पोजीशंस द चाइल्ड एज एन एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, बच्चा क्या सक्रिय समस्या समाधान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज नॉट इफेक्टिव, कौन सा सही तरीका नहीं है अगर आपको बच्चे को एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, यानी सक्रिय रूप से वो समस्याओं का समाधान करता बन सके, इसके लिए कौन सी एक चीज गलत है। जो गलत है वही पूछा है आपसे। बताइए फटाफट। फोर्थ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सब कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स, अगर पैटर्न और संरचनात्मक संबंधों में एनालिसिस बिठा पाएगा बच्चा तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा, अच्छी बात है, हमें नेगेटिव चाहिए। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में तोड़ना ये अच्छा तरीका होता है। एनालॉजी का इस्तेमाल करना अच्छा तरीका है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ठीक है। यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग टू टेस्ट हाइपोथेसिस, क्या आपने सोचा कि क्या क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये भी ठीक है। ओवरलुकिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू अराइव एट अ फास्टर कंक्लूजन, जल्दी से कंक्लूजन में आने के चक्कर में आपने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको ही मिस कर दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक से नहीं हो पाएगी। कि बस आपको केस की रिपोर्ट बना करके देनी थी, आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो जो थी उसमें वो छोड़ ही दी, है ना। जैसे सिलेबस कंप्लीट करने में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पता हो वो, या जो ज़रूरी हो वो ओवरलुक कर दे अगर टीचर, ठीक। तो आउट ऑफ 55 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो आप बताएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। इसका जो PDF है आंसर्स के साथ, ये आपको कल सुबह तक मिल जाएगा, बाकी सारे PDF आपको मिल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। अब मैं आपको बता दूं एक काम आपको कर लेना है अगर आपने नहीं किया है। आउट ऑफ 55 कितने ठीक किए हैं पहले तो आप ये बताएंगे।
आउट ऑफ 55 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं ये बताएंगे। आज का जो है थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी था सेशन, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट सवाल अच्छे थे, डिस्कशन हमने किया है प्रॉपर, और मतलब प्रॉपर एज इन थोड़ा सा जल्दी में किया है, लेकिन क्वेश्चंस का डिस्कशन एज इन 55 क्वेश्चंस हमने किए हैं। डिटेल्ड डिस्कशन आज नहीं हो पाया फॉर सम रीज़न, शुरुआत में तो हम बहुत अच्छे फ्लो से चल रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक काम और कर लेना, अगर आपने नहीं किया है ये प्लीज़ कर लीजिएगा। कुछ भी अगर आपने नहीं किया है सीडीपी में तो इतना तो ज़रूर कर लो आप, कि आप जाओगे, वैसे तो आप हो ऑलरेडी अगर ये सेशन देख रहे हो लेट्स लर्न पे ही, है ना। धन्यवाद, आपने पेशेंस बना कर रखा। आप जाएंगे यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब पे आप जाएंगे, और कैसे जाएंगे यूट्यूब पे, ये हमारी सर्च टीम करती रहती है कुछ कुछ, www.youtube, हाँ youtube.com पे गए आप, यहाँ पे आपने सर्च किया लेट्स लर्न, हालांकि आप ये देख रहे हैं तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लाइव क्लास चलती हुई नज़र आ रही है, बहुत रात के बज गए हैं कितने, ऑलमोस्ट 12, ठीक है। यहाँ आप लाइव में जाएंगे, और लाइव में जब आप जाएंगे तो ये देखना, यहाँ अभी हमने 2 दिन पहले यानी फ्राइडे को ये लिया था सीडीपी थियरी मैराथन, ये देख लेना एक। दूसरा ये मॉक टेस्ट यूपी टेट का, तीसरा ये यूपी टेट के बेस्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये 2 घंटे का एक सेशन है, और एक पांचवा सेशन है जो फोर्थ इसको कहेंगे, ये है आपका टॉप 50, ये ज़रूर ही देखना है। तो ये 4-5 सेशन आप देख लो, 2-2 घंटे के हैं। एक ये टॉप 50, एक ये बेस्ट क्वेश्चन सेकंड, थर्ड ये मॉक टेस्ट ये 1 घंटे का है, और फोर्थ ये आपकी सीडीपी थियरी ये 2 घंटे की है, और ये जो आपका आज सेशन चल रहा है फिफ्थ। ये 5 सेशन अगर आपने सीडीपी के लिए देख लिए, पीडीएफ आपको शेयर किए हुए हैं। पीडीएफ कैसे ढूंढोगे, जैसे आप लाइव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले गए, यानी ऐसे वीडियो के नीचे गए और यहाँ पे मोर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये करियरवेल ऐप का आपको वो मिल गया लिंक। ये आपको जैसे इंस्टाग्राम हैंडल ऐसे टेलीग्राम चैनल, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे आप पहुँच जाएंगे, और नहीं तो लेट्स लर्न स्क्वायर डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे इन 5 सेशंस की। और सेशन कैसा लगा येस और नो पूछ लो, वो पोल दे के भूल गए हो, ठीक है। तो ये आपका, ये आप टेलीग्राम से जा करके ये आपके फ़ोन में खुल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ लॉगिन है नहीं। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और इन क्वेश्चंस को 4-5 बार रिवाइज कर लेंगे। कितने कितने क्वेश्चन हैं, तो 50 × 4 200 क्वेश्चन ये हैं, कम से कम भी 220, मतलब 55-54 ऐसे हैं, तो 200 मान लिया, और 30 वो आपके या 33 सवाल हैं जो मॉक टेस्ट में हैं, तो 250 के आसपास 230-240 सवाल होंगे। कोशिश है कि तबीयत ठीक रही तो मैं कल एक सेशन लास्ट और ले लूँगी, है ना, जिसमें हम कुछ नए और कुछ प्रीवियस ईयर दोनों को मिला के, क्योंकि ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, ये इतना रिवाइज ज़रूर कर लेना, है ना, इतना रिवाइज ज़रूर कर लेना। और जो भी हमने डिस्कस किया है ये 250 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। पीडीएफ से रिवीजन ज़रूर कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे फिर, ठीक है। कोई कह रहा है आज मैंने कुछ गलती नहीं की, बहुत बढ़िया, ये टेस्ट ही था एक तरह का। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं होपफुली, नहीं तो ऑल द बेस्ट है फिर आपको एग्ज़ाम के लिए, है ना। जहाँ भी आपकी सिटी है टाइम से आप पहुँचिएगा। और दूसरा क्या करेंगे, क्योंकि आज मैंने बैचेस में भी क्लास नहीं ली है, यही लगवाई थी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ज़रूरी है। बेस्ट में सिलेबस तो ख़त्म हो ही चुका है यूपी टेट में, बट आज दूसरे बैचेस में क्लास थी जो मैंने ऑफ कराई बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। हाँ, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आउट ऑफ 55 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बताओगे। कल मिलते हैं होपफुली, ठीक है। और ये जो 250 क्वेश्चन है इतने कर लो बस आप, पीडीएफ दे दिए आपको, वीडियो देख लोगे तो और अच्छा है। शुरू का टॉप 50 और जो बेस्ट क्वेश्चन है वो तो ज़रूरी देख लेना, टॉप 50 मिस मत करना, है ना। चलिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।